Lovers of freedom, come on! रोका है आओ सबको मौका है, आओ सबको मौका है। धर्म वंश और लिंग का भेद नहीं है, जय भीम जय भीम जय भीम। गूंगा पंडित पुरोहितों का भेद नहीं है, जय भीम भेद नहीं है, जय भीम। संघर्ष की आवाज है, सत्ता की आगाज है, सीना तान के बोलो यारो, बोल 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 जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। हम जानते हैं दाभोलकर उनके नाम से भी इनको एक सम्मान पुरस्कार मिला है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान पुरस्कार मिला है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा समय ना लेते हुए दिशा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात हम सबके सामने रखें। और उसके पहले मुझे एक बात बोलना ज़रूरी है कि ये इसका मकसद, इस लेक्चर का मकसद ये नहीं है कि कैसा शोषण हो रहा है और वो हम जानना चाहते हैं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमारी अलग अलग फ्रंट पे लड़ाई चलती है। हम कास्ट के बारे में बोलते हैं, रेस के बारे में बोलते हैं, क्लास के बारे में बोलते हैं, जेंडर के बारे में बोलते हैं। लेकिन बाबा साहब ने एक एनालिसिस में एक बात बोली थी कि अगर जाति को मिटाना है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस व्यवस्था के जो प्रिविलेज लोग हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरी, मतलब उन्होंने मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए सबसे पहले इनिशिएटिव ऊपर वाले लोगों ने लेना चाहिए। सेम वही स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि जेंडर में भी अप्लाई होता है कि जब हम जेंडर की बात करते हैं, अगर हमें लगता है कि जेंडर इक्वलिटी चाहिए, तो जिन लोगों को सबसे पहले यहाँ के पुरुष और उसके बाद जो महिलाएं जिनको बहुत कम एक प्रिविलेज मिला है, मैं ये नहीं बोलता कि सब कुछ मिला है, लेकिन पुरुष और स्त्री में एक प्रिविलेज है जो ट्रांसजेंडर को वो प्रिविलेज नहीं मिला है। तो ये हम सब कम्युनिटी के एक दायित्व बनता है कि सबसे पहले लड़ाई हमने लड़े, हम ये इसके लिए सबसे पहले हम आगे आए, ना कि वो कम्युनिटी के लोग ज़्यादा बोले, क्योंकि वो तो उनकी लड़ाई रोज़ हर मूवमेंट में वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे जैसे प्रिविलेज लोग हैं, आज के टॉक में हमने ये चीज़ ही ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ से जितने भी लोग आए अपने समाज में, अपने घर में या जहाँ जहाँ हमें लगता है कि पॉसिबल हम वहाँ पे बता सकते हैं, वहाँ पे सबसे पहला इनिशिएटिव जेंडर का हमने ये लेना चाहिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं दिशा जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात हमारे सामने रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद आएंगे तो ये जगह मुझे खाली लग रहा था थोड़ा। आप अगर उधर बैठ, ठीक है ना, बीच में भी कोई बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमें ऐसे ही पूरे ऐसे ही बैठ के या तो फिर ठीक है उधर बैठ या फिर हम लोग ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लोग आएंगे। ओके, देखो वो एकदम बाहर बैठा है। जय भीम जय भीम। सब सेट हो गए? अपनी अपनी सेटिंग को जरा कीजिए। मेरा नाम दिशा पिंकी शेख है, मैं अहमदनगर से हूँ। मेरे बारे में बहुत कुछ, मुझे सबसे 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 बुरा क्या लगता है मालूम क्या, कि इंट्रोडक्शन कुछ नहीं होता आइडेंटिटी में। मतलब वो मेरे बर्ताव से जानी चाहिए, वो मेरी बातों से जानी चाहिए, मेरी अवार्ड से, मैं कितने फंक्शन में गई हूँ उससे, मैं कहाँ गई हूँ उससे, लेकिन उससे नहीं तय होनी चाहिए। मैं ये सुनने के बाद में
आप मेरा इंट्रोडक्शन अगर मुझे देंगे तो मुझे अच्छा लगता है। वो थोड़ा सी सेल्फिश हूँ मैं उस बारे में। मैं मेरी आवाज़ आखिरी तक आ रही क्या चेक करूँगी? आ रही आवाज़? आ रही है। ओके। तो बहुत बड़ा टॉपिक दिया है बात करने के लिए और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी सोचने की लैंग्वेज मराठी है, तो मुझे वो सब जो मैं पहले सोचूंगी और फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको सुनाऊंगी। तो उसमें कुछ अल्फाजों की, कुछ लफ्ज़ों की, कुछ शब्दों की कमी हो सकती है और मुझे उम्मीद है कि आप वो कमी को भर के निकालेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो जय भीम मेरे लिए मेरा पावर बैंक है, मेरे लिए मेरी एनर्जी है, मेरा सूरज है जिसके प्रकाश में मैं चल रही हूँ, अपना रास्ता देख रही हूँ। तो मोमेंट को जब हम देखते तो सबसे पहले अगर मैं किसी से लड़ी हूँ तो है बाबा साहब। मैं बहुत मतलब औरंगाबाद विद्यापीठ में आप अगर कभी गए होंगे तो उस विद्यापीठ के सामने एक बाबा साहब का पुतला है जो अंदर जाओ ऐसा उंगली दिखा रहा है, विद्यापीठ के अंदर जाओ। और मैं उस पुतले के सामने बैठ के घंटों तक रोई हूँ, बाबा साहब को गालियाँ दी है कि तूने सबके लिए करके छोड़ा, तूने दलितों के लिए लिखा, अस्पृश्य के लिए लिखा, महिलाओं के लिए लिखा, तूने यहाँ के अछूतों के लिए लिखा, तूने आदिवासियों के लिए लिखा, तूने सवर्णों तक का लिखा, जिन लोगों ने तुझे पानी नहीं पिलाया तूने उनके लिए लिखा। मैंने दिखाई दी तुझे? तूने मेरे लिए 2 लाइन क्यों नहीं लिखी? तूने ट्रांसजेंडर्स के लिए 2 लाइन क्यों नहीं लिखी? ऐसी मेरी लड़ाई चलनी, खूब रोने की, मैं खूब लड़ने की पुतले से, क्योंकि मैं एक आस्तिक फैमिली से आता और हम मूर्तियों में सब कुछ ढूंढते थे। तो मुझे बाबा साहब का पुतला ऐसा लगता था ना कि इसी के साथ में लड़ूं मैं और इसको हो जा और मेरे लिए कुछ तो भी लिख ताकि ये लोग मुझे समझें। तो वो लड़ाई बहुत दिन तक चलती रही जब तक किताबों से वास्ता नहीं पड़ा। और जब किताबों से वास्ता पड़ा तब मैं समझने लगी बाबा साहब मैं जितना छोटा सोचती हूँ उतना छोटा नहीं सोचते थे, वो बहुत बड़ा सोचते थे, लार्जर। वो तो सबके पप्पा थे, यहाँ के सबके लिए उन्होंने सब बच्चों को एक साथ लेके चले। तो मैं कुछ किस्सों में उनके बारे में बताऊंगी और वो LGBT के लिए क्या मायना रखते वो भी बताऊंगी। आज LGBT के सारे लोग बाबा साहब का नाम नहीं लेते हुए, शायद उनको भी पता नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई 90 के बाद में शुरू हुई। 90 के पहले LGBT की कोई लड़ाई काम करते हुए नहीं दिखती। तो 90 के बाद में लड़ रहे। लेकिन एक किस्सा है 1930 के आसपास का। महाराष्ट्र में एक समाज स्वास्थ्य नाम की ये चलती थी, पत्रिका चलती थी, जिसके अंदर लैंगिक प्रश्नों के ऊपर जवाब दिया जाता था। उसके राधव कर्वे बोल के उसके ये थे संपादक। किसी ने उनको सवाल पूछा कि मैं लड़का हूँ और मुझे लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस होता है और मुझे लगता है कि मैं उनके साथ में शारीरिक संबंध रखूं, इमोशनल अटैचमेंट रखूं, उनके साथ में मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, तो क्या ये लगना बुरा है? तो कर्वे जी डॉक्टर थे और उनको सब मालूम था और वो लैंगिकता के समर्थन में थे, LGBT की लैंगिकता के समर्थन में। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा लगना कोई भी विकृतता नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। 1930। और आप जो समझ रहे हो, सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो उतना ही नैसर्गिक है जितना हेटेरोसेक्सुअल लोगों को लगता है कि उनकी लैंगिकता नेचुरल है। तो ये तो उस वक्त के जो परंपरावादी लोग थे उनको बुरा लग गया और उन्होंने कर्वे जी के खिलाफ केस कर दिया, संस्कृति हनन का, विकृति को प्रोत्साहन देने का और कुछ लाभ। उस वक्त उनकी केस लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, कोर्ट में उनकी केस लड़ने के लिए कोई रेडी नहीं था। उस वक्त एक पर्सन थे पूरे भारत में, महाराष्ट्र में, जिन्होंने फीस ना लेते हुए उस केस को लड़ा, वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो समलैंगिकों का पहला योद्धा, क्योंकि उन्होंने जब लिखा तो वो योद्धा नहीं थे, उन्होंने सिर्फ समर्थन दिया था, लेकिन उसके समर्थन में जो लड़े
वो पहले योद्धा बाबा साहब LGBT के लिए पहले लड़ने वाले योद्धा। तब पता चला कि ये जब मैंने देखा एक नाटक में, समाज स्वास्थ्य नाम का नाटक है, तब मेरी बाबा साहब से थोड़ी लड़ाई कम हो गई। और ज़रा सा मतलब पहले प्यार तो था, वो जो लड़ाई थी वो नफरत से आई हुई लड़ाई नहीं थी, वो ये था कि सबको बांटा, मुझे क्यों, सबके लिए कुछ ना कुछ के रखा है, सबको, किसी को आरक्षण दे के रखा है, किसी को लीगल प्रोटेक्शन दे के रखा है। आप क्या अभिव्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, आप व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हो, फिर उन सब चीज़ों में मैं नहीं होता। ये जब चीज़ मेरे को मालूम पड़ी तो रिस्पेक्ट और बढ़ गया और समझ में आया कि हम सही ट्रैक। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र के एक कवि है नामदेव ढसाल, जिनके बारे में मुझे मालूम है, और 90 के बाद में NGO आने के बाद में, 90 के बाद जागतिकरण हुआ और उसके बाद में बहुत सारी NGOs आई जिन्होंने LGBT के सवालों को खड़ा किया, उसके लिए लड़ाई खड़ी की। लेकिन 90 से पहले भी एक शख्स ऐसा था जिसने हिजड़ों के लिए, सेक्स वर्कर महिलाओं के लिए आंदोलन किए, मोर्चे किए, उनकी घरों में अनाज मिले इसलिए आंदोलन किए, धरने किए। उनका नाम था नामदेव ढसाल। उनको हम कवि बोल के जानते हैं, आज वो जागतिक लेवल के कवि हैं। उनका गोलपिठा, उनका गांडू बगीचा, उनका म्हाताऱ्याने डोंगर हलवले, उनका चिंद्यांची देवी, ऐसी मराठी कुछ कविता संग्रह है। तो ये सब वो बाबा साहब से प्रेरित थे। इसका मतलब वो मेरे लिए अम्बेडकरी मूवमेंट, और आप अगर पूछ रहे हो कि अम्बेडकरी मूवमेंट का LGBT के लाइफ में क्या योगदान रहा, तो सबसे पहले तो बाबा साहब का योगदान रहा। उसके बाद में नामदेव ढसाल ने 1972 में पहला मोर्चा निकाला हिजड़ों का और सेक्स वर्कर महिलाओं का। तब तक सेक्स वर्कर महिलाओं का और हिजड़ों का कोई नाम भी नहीं लेता था और उनके लिए कोई मोर्चा भी नहीं था। तब सेक्स वर्कर महिलाओं को और उसमें से कुछ हिजड़ों को 100 रेशन कार्ड दिए गए थे। कहाँ पर? ग्रांट रोड, बम्बई में। तो पहली हमारी अनाज की लड़ाई विदाउट कोई NGO फॉर्म किए हुए, विदाउट किसी, मैं कल यहाँ पर गई थी और उसमें आश्रम में जब हम घूम रहे थे तब एक वाक्य था कि अहमदाबाद क्यों चुना आश्रम के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे धनिक लोग हैं जो दान दे सकते हैं, इसलिए अहमदाबाद चुना, ऐसा उसमें एक वाक्य है। तो नामदेव ढसाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि सेक्स वर्कर के लिए कोई फंडिंग नहीं देने वाला था तब 72 में। 90 के बाद में बहुत लोगों ने फंडिंग दिया, उसका राज मैं बताऊंगी बाद में। लेकिन पहले 72 में कोई सेक्स वर्कर के लिए फंडिंग नहीं दे रहा था, कोई हिजड़ों के लिए फंडिंग नहीं देने वाला था, कोई इनको अपना समाज का हिस्सा भी नहीं समझता था। हिजड़ा एक क्रिमिनल जमात मानी जाती थी, आज भी बहुत सारी जगहों पर उसी तरीके से देखा जाता है। तब उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके मेल नेम से, क्योंकि तब ऑर्डर का कॉलम था नहीं, मेल नेम से उनको रेशन कार्ड मिले, 17 के 18 कुछ तो भी है, उसका एक्चुअल आंकड़ा नहीं मेरे पास में। और बाकी सेक्स वर्कर महिलाएं थे, ऐसी पूरे 100 रेशन कार्ड प्राप्त। और नामदेव ढसाल ये पहला अम्बेडकरी पर्सन है जिसने अपने साहित्य में हिजड़ों को जगाया, जिसने हिजड़ों को बहुत पॉजिटिव, उनकी एक लाइन है जो कि उसकी विशालता बहुत बड़ी, कि हिजड़े आभाळ झालेत, हिजड्यांनी झगे वर केले। हिजड़ों ने अपने जो फ्रॉक है वो ऊपर कर दिया और अब हिजड़े आसमान बन गए। इस विशालता से उनको, उनकी खुलेपन को आसमां बताकर उनकी स्वतंत्रता को बताने वाला एक फर्स्ट कवि मैं, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी आपकी लैंग्वेज, मैं आपकी इसलिए बोल रही हूँ कि ये मेरी लैंग्वेज है नहीं। ये जो भाषा आप बोलते हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, या इस देश की सारी भाषाएं जो है, ये पूरी जेंडर डिस्क्रिमिनेट भाषा है। सारी भाषाओं में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। क्या कर रही है लगे समझ में आता है ये औरत के लिए, क्या कर रहा है लगे समझ में आता है ये लड़के के लिए है, कहाँ जा रहा है लगे समझ में आता है लड़के के लिए। अगर इसके खिलाफ अगर कोई अलग से मतलब इसको इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करें तो हम उसका जेंडर चेंज कर देते हैं या फिर उसकी जेंडर के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। तो इस भाषा में, इतनी जेंडर बायस भाषा में, जहाँ पर हर छोटी चीज़ को, हर दुय्यम चीज़ को स्त्रीलिंगी बनाया गया है,
आपको देख लीजिए, आप हिंदी में जितने भी जिस पे बैठते हैं उसको कुर्सी बोलते हैं, और जिस पे हाथ रखते हैं उस सत्ता का सीक्वेंस दिखाता है वो उसको टेबल बोलते हैं। हाँ, और हर जगह पर आपको ये दिखेगा जहाँ पर शोषण है। ये जो है ये डफली है, छोटी है ना इसलिए ये डफली है, बड़ा आएगा तो उसको नगाड़ा बोलेंगे या फिर ढोल बोलेंगे। हाँ, छोटी जो होती है बांसुरी होती है, बड़ा अगर हो जाए तो उसको कुछ तो भी अलग बोलेंगे। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे लैंग्वेज के हर वर्ड में। तो अम्बेडकरी मूवमेंट का सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि देश की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है संविधान, बाबा साहब ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजेंडराइट तरीके से लिखिए ये किताब। और अम्बेडकरी मूवमेंट का ये सबसे बड़ा योगदान LGBT की लाइफ में। अगर ये किताब डिजेंडराइट तरीके से ना लिखी गई होती तो आज आपको मैं आपके साथ में नहीं दिखती, क्योंकि मुझे उस किताब में घुसने के लिए जगह ही ना बची होती। अगर बाबा साहब ये कहते थे कि हम भारत की लोग की जगह अगर बाबा साहब कहते थे कि हम भारत के मर्द या हम भारत के स्त्री पुरुष, तो मेरे लिए जगह नहीं बचती। बाबा साहब ने कहा कि हम भारत के लोग, नो जेंडर, नो कास्ट, नो क्लास, नो जेंडर। उसके बाद में आप अगर संविधान पढ़ना शुरू करते हो तो हर जगह पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति का आत्मसम्मान, व्यक्ति की प्राइवेसी, व्यक्ति का मानवाधिकार, व्यक्ति का, ना कि मर्दों का मानवाधिकार, ना कि औरतों की सुरक्षा, ना कि पुरुषों की क्या बोलते प्राइवेसी, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा लिखा है व्यक्ति की। इस व्यक्ति नाम के वर्ड की वजह से 90 के बाद में मुझे लड़ने के लिए जगह मिली। ये LGBT के लोगों को अभी भी नहीं समझ में आता है कि ये इंसान इतना चालाक था, इतना चालाक ही बोलूँगी मैं, क्योंकि आपको सारे मनुवादियों में आने वाली नस्लों को घुसने के लिए जगह रखनी है, तब कुछ नहीं कर सकते हो आप। हिंदू कोड बिल जो महिलाओं के लिए लिखा जा रहा था उसके अगेंस्ट खुद महिलाएं लड़ रही थी। ऐसी परिस्थिति में हिजड़ों के लिए बात करना मुमकिन ही नहीं था, लेकिन जब हिजड़े बात करेंगे तब उनको घुसने के लिए जगह चाहिए, और वो जगह तब बना के रखना ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने तब वो बात रखी और उसको मतलब उसका कुछ बिल नहीं लाया डायरेक्ट। जैसे मैं लड़ रही थी ना कि 2 लाइन मेरे लिए क्यों नहीं लिखी, तो उन्होंने वो 2 लाइन डायरेक्ट नहीं लिखी है, लेकिन पूरी किताब मेरे लिए लिख के रखी है। ये मुझे बहुत लेट से पता चला, और तब मैं और बाबा साहब की तरफ खींचने लगी। मैं एक स्लम एरिया में और जो लोहे का काम करते उस समाज से आते, लेकिन मुझे मेरी जाति का बहुत घमंड। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हूँ रास्ते पे, लेकिन मैं राजपूत हूँ। और फिर बाबा साहब जो है दलितों के नेता है, उनके देवता है, हमें तो कुछ लेना नहीं उनसे। तो लेकिन जो मतलब आपके लाइफ में आपका प्यार आपको बर्बाद जैसे कर सकता है ना, लड़मत भाई जाने दो, इधर रामचंद्र भाई, अच्छा ठीक है। आपके लाइफ में आपका प्यार जैसे आपको बर्बाद कर सकता है ना, जैसे आपकी लाइफ में आपका प्यार आपको खड़ा भी कर सकता है। और जो खड़ा करता है वो प्यार होता है, जो बर्बाद करता है वो कुछ भी नहीं होता। मैं जब उम्र में आने लग गई और मैं फर्स्ट क्रश, मतलब मैं आज भी जब मेरा पहला क्रश बोलती हूँ ना तो उतनी खुशी होती जितनी मुझे मैंने पहली बार उसको देखने के बाद हुई। तो वो बेचारा कार्य करता था और हमारे गली में बच्चों को पढ़ाने आता था, और वो बच्चों को पढ़ाता था बाबा साहब, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बिरसा मुंडा और बहुत सारे, अहिल्याबाई होलकर से लेके महाराष्ट्र शिवाजी महाराज से लेके सब के बारे में बताता था, और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता।
लेकिन मुझे वहाँ बैठना अच्छा लगता था क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं घर से जाती थी, वहाँ बैठती थी, फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे बैठ के कुछ नहीं होगा, उससे बात करनी चाहिए। और जब भी मैं उससे बात करूँ वो पढ़ाई की बात करता था, ये पढ़ा है क्या, वो पढ़ा है क्या, वो इसके बारे में पढ़ा है क्या। उसके बाद मैंने बोला कि अभी इसके साथ में अगर डिस्कशन करना है तो हमें कुछ पढ़ना चाहिए। इसके करीब अगर रहना है तो कुछ तो पढ़ना चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरी इच्छा है कि मैं कुछ पढूं, क्योंकि मैं उनकी नज़र में अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे कार्यकर्ता बनना है, मुझे इंटरेस्ट इसमें था कि मुझे साथ में रहना है। तो फिर उन्होंने उनके सर से मुलाकात करवाई, जिनका नाम है कॉमरेड रंजीत परदेशी, जो कि माफुआ से रिलेट करते, मार्क्स फुले अम्बेडकर बात बताते, शरद पाटिल और वो सब बताते। तो उन्होंने मुझे 2 किताबें दी। एक था मराठी में माझी आत्मकथा, जो बाबा साहब का आत्मचरित्र है, और दूसरा था अण्णाभाऊ साठे समग्र। तो अण्णाभाऊ साठे और वो मिले मुझे। मैंने पहले तो माझी आत्मकथा पढ़ना चालू किया, 15-20 पेजेस में बहुत बोर हो गया मुझे लगा कि क्या है यार इस किताब में, इतना सब कॉम्प्लिकेटेड लिख के रखा है, जाति ये वो। मैंने छोड़ दी किताब पढ़ना, और फिर मैंने अन्नाभाऊ पढ़ना चालू किया। तो उसमें मेरे आजू बाजू के जैसे लोग हैं, मतलब मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर पारदी, घिसाड़ी, गारुड़ी, मांग, ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ रहती थी जो हमारे यहाँ पर अस्पृश्य कही जाती है, और जो कि भटकों से रिलेटेड है। तो फिर वही सब जातियों के उल्लेख उन किताबों में मिलने लग गए, वही सब संघर्ष उस किताब में दिखने लग गया। तब मुझे वो इतना एकदम में पढ़ के निकाला मैंने वो पूरा। कब मैं घर, मतलब मैं तब कुछ जो काम करती थी, कचरा चुनने का या फिर लोहे का काम करती थी, तो वो सब करके कब पढ़ूंगी ऐसा होता था। भूख लग गई थी मुझे उस किताब की, तो वो मैंने पूरी पढ़ी। और उसके बाद में मैंने अन्नाभाऊ के बाद में बाबा साहब पढ़ना चालू किया। तब पता चला कि अन्नाभाऊ सवाल खड़े कर रहे इस देश की जाति व्यवस्था पे, वर्ग व्यवस्था पे, मजदूरों के शोषण पे, महिलाओं के शोषण पे, गांव के 18 पगड़ जाति के बने हुए व्यवहारों पे, और बाबा साहब उन सवालों का एक एक करके जवाब दे। तो मेरे लिए ये अन्नाभाऊ साठे सिलेबस हो गए, और बाबा साहब जो थे उसका गाइड हो गए। तो इस तरीके से मेरा सफ़र शुरू रहा। लेकिन फिर भी उसमें मैं जेंडर नहीं देख रही थी, मेरी जेंडर की आइडेंटिटी उसमें नहीं थी। मैं घर छोड़ा मैंने 17-18 साल में, और फिर मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस में मैं लग गई। जो आमतौर पर हिजड़े जैसे जीते वैसे मैंने भी जिया, कोई तीर नहीं मारे मैंने भी भीख मांगी, मैंने भी गुरु बनाया, मैंने भी मेरे लाइफ में सब कुछ सेटल किया। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि, क्योंकि देखो जो जड़ों में होता है ना, वो कितना भी मिट्टी में दबाओ वो उगता ही उगता है। और फिर वो जड़ में आ चुका था और वो मोहब्बत से आया था, तो इसलिए फिर वो गया नहीं फिर से। और मैं मेरी लाइफ में सेट होने के बाद में फिर इस मूवमेंट में, अम्बेडकरी राइट्स मूवमेंट में अपने आप को खोजने लग गया। और तब मुझे ये बाकी की जो चीज़ें वो रियलाइज़ होने लग गई कि बाबा साहब ने ये जो किताब है डिज़ इन राइट करके रखी है, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ करके रखा है। आज ये देश का संविधान, मतलब हमको ऑर्डर का जो कॉलम मिला उसके लिए जो लोग लड़े 90 के बाद में 20-30 साल तक लड़े, गौरी सावंत, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और सत्यामा, और दिल्ली के कुछ लोग हैं, देश भर से बहुत सारे लोग, मैं महाराष्ट्र के लोगों का नाम बता रही जिनको मैंने देखा। तो इन लोगों ने हमारे लिए बहुत लड़ाई लड़ी। हालांकि हालात के बाद में आज जो उनके स्टैंड है उसमें से मैं उनसे सहमत नहीं होगी, लेकिन जो उन्होंने तब करके रखा उसके वजह से मेरी जैसे हज़ारों लाखों दिशाओं को बात करने का मौका मिला। लेकिन मेरी कंप्लेंट ये हमेशा रही है कि कम्युनिटी के अंदर बाबा साहब जिस तरीके से पहुंचने चाहिए थे वो पहुंचे नहीं, और उसके लिए मैं अम्बेडकर राइट्स मूवमेंट्स के कार्यकर्ता को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि उनके पास में तुलना में हमारे से ज़्यादा कुछ पावर ऑफ अटर्नी थी, कुछ तुलना में ज़्यादा हमारे से ज्ञान था, तुलना में हमारे से ज़्यादा उनके पास में लीडरशिप थी, तुलना में हमारे से ज़्यादा उनके पास में सिस्टम थी, तुलना में कह देना।
मैं नहीं कह रही कि प्रस्तापित हो। और मैंने जब ये एडवोकेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया तब मेरे समझ में आया कि अम्बेडकरी समुदाय जो है ये सबसे सेंसिबल और जिसकी मानवता जिंदा है, और जिसको हम अगर कोई नया टॉपिक बताते हैं तो वो जल्दी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 2000 के पहले या फिर 90 के बाद तक, 90 के पहले तक फेमिनिज्म मूवमेंट जब से स्टार्ट हुआ है, फेमिनिज्म मूवमेंट भी हमारे ऊपर बात नहीं करता। ट्रांस इश्यूज को आज भी अगर आप देखा जाए तो वुमेन स्टडी और जेंडर एजुकेशन में एक चैप्टर है LGBT का, जो कि आधे घंटे में ख़त्म होता है। ट्रांस इश्यूज के ऊपर कितना पढ़ाया जाए? नहीं पढ़ाया जाए। हमारी तुलना तृतीय पंथी महिला बोल के गवर्नमेंट ऑन डॉक्यूमेंट करती है, लेकिन क्या महिलाएं हमें साथ में लेकर चलना चाहती है? ये भी बड़ी लड़ाई, क्योंकि यहाँ की सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ये भी बाबा साहब की तरफ से मैंने मेरा अपना लगाया। आप जब बोलते हो कि यहाँ पर चातुर्वर्ण व्यवस्था है, तो ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण इसलिए कह रही हूँ कि मैं इस विचारधारा के खिलाफ, हाँ, मैं किसी कास्ट को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं मेंटालिटी को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ हिजड़े ब्राह्मण भी हैं और वो भी शोषित हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्राति क्षुद्र नारी, शूद्रों से भी अगर कोई क्षुद्र है तो वो है औरत, और औरत से अगर कोई क्षुद्र है तो वो है मैं या फिर LGBT, सभी चागल। तो ये सिस्टम जब मुझे समझ में आया तो मैंने जो जिस थ्योरी से कास्ट व्यवस्था समझी जाती है उसी थ्योरी से मैंने खुद को उसमें इंक्लूड किया और लोगों को बताना चालू, क्योंकि मैं अकेले नहीं लड़ पाती। मैं अकेली कैसे लड़ूंगी सबके लिए? तो मुझे जब ध्यान में आया कि जब तक मैं लोगों के सवालों पे बात नहीं करूंगी तब तक लोग मेरे सवालों पे बात नहीं करेंगे, और फिर ऐसा बात करने का कहाँ से शुरू हो जाएगा? तो कोई नहीं बात करना चाहता था, हिजड़ों से कौन बात करे? तब जाके मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके साथ में गई और उसने मुझे फेसबुक पे बिठाया, कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छे लौंडे मिलते हैं। तो फिर मैं वहाँ बैठी और मुझे लगा कि मेरा भी अकाउंट होना चाहिए, मैं भी ऐसी 2-3 ऐसी वाली पोस्ट दे के फ़ोटो डालूंगी, 150 लाइक आ जाएंगे तो अपने को भी पता चलेंगे कि अपना मार्केट वैल्यू क्या है। तो FB का अकाउंट तैयार कर लिया और फिर सीखना चालू किया, क्योंकि 2009 तक मुझे फ़ोन लगाना नहीं आता। मैं कॉइन सामने वाले को देती थी और कहती थी कि फ़ोन लगा के दो भैया। तो फेसबुक सीख लिया। फेसबुक पर सीखने के बाद में पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आइडेंटिटी के साथ में ओपन अप नहीं हो सकते, और वो मतलब जो घूमता है देखो व्हाट्सएप पे कि दुनिया में इतने करोड़ औरतें हैं और फेसबुक पे उससे दुगनी औरतें हैं, तो और मुश्किल से मर्द हंस देते हैं। तो उसमें बहुत सारे गुनहगार भी हैं कि जो औरतों का नाम लेके औरतों के इनबॉक्स में घुसते उनका अब्यूज़ करते, उनको छेड़ते, झूठ बोल के बुलाते, फिर उनके साथ में धोखाधड़ी करते। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कि वो रियल में औरत की तरह जीना चाहते लेकिन उनको औरत की तरह जीने को नहीं मिलता। तो वो जब माध्यम मेरे हाथ में आया और मैं कुछ पढ़ना चालू किया, मैंने अव्यांतर कुछ पढ़ना चालू किया, तब मुझे समझ में आया कि मेरा कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं है या मेरे लिए कोई परिभाषा नहीं है। एक बार ब्लैक को तो भी ब्यूटी बोला जाएगा, लेकिन मेरी ब्यूटी की कोई कंसेप्ट नहीं है। मेरे रिलेशनशिप पे कोई लिखा नहीं है, लिखा भी होगा तो डायरी में सड़ के वही ख़त्म हो गया, वो सामने आया ही नहीं। अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास में आता है, आप लड़कियों के बारे में देखो, तू चांद सी दिखती है, तेरी जुल्फ़े बादल से आते हैं, हाँ, या फिर लड़कों के लिए बोलेंगे तो तू फिर ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, कुछ तो भी उसके लिए उपमाएं है आपके पास में। लेकिन अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे कविता लिखेगा तो मेरी औरताना देही पर, मेरे गालों पर जो दाढ़ी आती है उसके लिए वो क्या लिखे? तब मैंने सोचा कि वो लिखेगा कि मैं तेरे गालों पे जब हाथ घुमाता हूँ सवेरे सवेरे ओस की बूंदों से जैसे हरियाली
चुभती है पैरों को, उसी तरीके से वो मुझे महसूस होती कि मैंने ही मेरा फील कर। और तब लगा कि इन चीज़ों को लिखना ज़रूरी है, और मैंने फेसबुक पे लिखना चालू किया। लिखते 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 उसमें मेरा प्यार था कम्युनिटी के ऊपर के रेप्स थे, उसके ऊपर उनकी भीख मांगते वक्त की तकलीफ़ें थी, गुरु शिष्य परंपरा के अंदर का जो कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट है वो था। इन सब के ऊपर मैं मेरे लिखने में से बात करने लगी। तब मोमेंट के लोग भी जुड़ने लग गए, और तब और ज़्यादा डेप्थ में फिर लोगों ने बुलाना चालू किया, सुनना चालू किया। जब तक मैं जय भीम नहीं बोलती थी तब तक मुझे सब लोग बुलाते, सब बुलाते थे, अपनी अपनी शिक्षण संस्थाओं में बुलाते थे, बड़े बड़े लेक्चर इवेंट रखते थे, और मैं भी खुश कि कितना मान सम्मान मिल रहा है मुझे, कितने लोग बिठा रहे पास में वो, और मेरी कविताओं की तारीफ होती थी और अच्छा लगता था मुझे भी कि आप ऐसे ही लिखते रहिए। और मैंने जब स्टैंड लिया उसके बाद में ये सब लोग गायब हैं। मुझे आज भी फेसबुक में से हर महीने 2 महीने में कम से कम 60 से 70 लोग छोड़ के चले जाते हैं। हर बार मतलब अनफ्रेंड कर देते, मैं 5000 कंप्लीट करती हूँ, वो 60-70 लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। शायद मैं उनके हिसाब से नहीं लिखती इसलिए। तो बाबा साहब इस ज़बान की ताकत है, मेरे नारे की ताकत है, मेरी कम्युनिटी। आपको पता है पिछले 10 सालों में LGBT प्राइड्स में भी जय भीम के नारे लगने लगे। पिछले 10 सालों में नीला झंडा सतरंगी झंडे के साथ में दिखना चालू हुआ, और ये बदलाव है, और ये मेरे लिए बहुत मायना रखता है। क्योंकि पता है गांव की एक सिस्टम होती है, मैं बताती हूँ आपको। गांव की मुख्य जगह पर जो होते हैं वृक्ष रहते हैं, वहाँ पर सबसे मुख्य एरिया होगा वो ब्राह्मणों का, उसके बाजू में सुरक्षा के लिए बने रहेंगे क्षत्रिय, उनके बाजू में उनको सुविधा देने के लिए बनेंगे वैश्य, फिर उनके बाजू में पूरे गांव को सुविधा देने के लिए रहेंगे शूद्र, और क्षुद्रों के बाजू में घर रहेगा कहीं पर कभी कोने में हिजड़ों। जब हिजड़ा भीख मांगने के लिए गांव में जाता है तो सबसे पहले बस्ती लगती है शूद्रों, और इसलिए उनका रिलेशनशिप वहाँ पर बहुत अच्छे से बना। इस देश की वो व्यवस्था है कि आज भी अगर आप कहीं पर जाओगे ना, हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात के मैं बैकग्राउंड नहीं जानती, मैं यहाँ घूमी भी नहीं, मुझे मालूम नहीं, तो हमारे महाराष्ट्र में जितने भी हिजड़ों के घर आएंगे वो सब ऐसे ही एरिया में आएंगे जहाँ पर एक तो मुस्लिम समुदाय है या फिर मुस्लिम दलित मिक्स समुदाय है। तो ऐसे जगह पर वो लोग रहते हैं। इसलिए क्यों, इसका मतलब उनका हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान था। हमारे घर की सब्जी उनके घर पे जाती होंगी, उनके घर की सब्जी हमारे घर भी आती है, और उनकी शादियों में हम जाते, क्योंकि बड़े तो बुलाएंगे नहीं हमको, तो हमारे लिए यही परिवार। तो ये सब चीज़ें जो होती थी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हम आज तक जिंदा हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो हमें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, हमारा जो इतिहास था वो लिखने के काबिल भी हमें बाबा साहब बनाए, क्योंकि लिखने का हक बाबा साहब ने दिया, पढ़ने का हक बाबा साहब ने, शूद्रों को, महिलाओं को, ब्राह्मणों के बाद में जितने भी लोग आते थे सभी शूद्र हैं, उन सभी शूद्रों को लिखने का हक बाबा साहब ने दिया। हालांकि उसके लिए ये पूरी चेन है पूरी, और बाबा साहब उसकी आखिरी कड़ी है जो हम तक पहुंची। ये लड़ाई तो कब की चालू है, मतलब बुद्ध से लेके शुरू हुई जो लड़ाई है तो बाबा साहब तक आती है, और बाबा साहब इन सब का निचोड़ है। मैं इन सब का नाम नहीं ले रही हूँ, इसका मतलब इनका मेरी लाइफ में कोई योगदान नहीं, ऐसी बात नहीं। इन सब का योगदान जो जिस पैकिंग में आया उस पैकिंग का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। और जो कोई बाबा साहब को अपडेट करेगा वो शायद नेक्स्ट जनरेशन का बाबा साहब कहलाएगा, उसकी पैकिंग कुछ अलग हो, तब बाबा साहब पीछे चले जाएंगे। और मैं इस बात को भी मानती हूँ क्योंकि मैं बुद्ध को मानती हूँ। बुद्ध ने कहा है यहाँ कोई नित्य, कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है, सब खत्म होने वाला है। कितने भी बड़े नाम कर लो तुम, आज नहीं 5000 साल पहले बात क्यों ना हो, वो खत्म होने वाला है। और हम परिवर्तन के इस पूरे चक्र में तिनका भी नहीं है, तिनके के भी माइक्रो पॉइंट करेंगे तो भी हम उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो नॉलेज है अपने खुद को छोटा करते लेके जाने का, ये बाबा साहब से सीखा है मैंने, और उनसे ही मिला है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है लेकिन फिर भी उस काम का तिनका भर भी घमंड उनके किसी स्वभाव में नहीं है।
आज जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने कुछ कमाया होगा। मैं आज फिर वही मुद्दे पे आती कि हम हमारे कार्य को अमीरों से कुछ पैसा मिलेगा इसलिए सेफ जगह ढूंढते हैं। और बाबा साहब औरंगाबाद के निजाम की केस लड़ते हैं, उसके बदले में उनको 350 एकड़ ज़मीन मिलता है। 350 के ज़्यादा है, शायद ज़्यादा है, उतना एकड़ ज़मीन मिलता है। तो उस ज़मीन को अपने बेटे के, नवासे के, पोतरे के नाम पे नहीं करते, उस ज़मीन पर विद्यापीठ खोलते हैं और वो सारे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए खुला करते हैं। ये फ़र्क है मेरा नेता जो है उसमें, और जो यहाँ के पूंजीपति नेता है उसमें, ये फ़र्क है। उसी विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल तक जंग चलती है और सैकड़ों लोग मरते हैं, सैकड़ों औरतों के ऊपर रेप होते हैं, किसी के हाथ पैर काट के जिंदा आग में डाल दिया जाता है। सिर्फ उसी के ज़मीन पर खड़े हुए विद्यापीठ को उसी का नाम देना, उन्हीं की ज़मीन पे खड़ा है वो विद्यापीठ और उन्हीं का नाम देना। इतनी सी बात के लिए 17 साल तक जंग चली। ये जंग जब LGBT को मालूम पड़ती है तो उसको लगता है कि हम कौन से पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो हम उस आंदोलन को हमारा माने। तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरा आंदोलन, मैं सोचती हूँ कि उनको मैं बताऊँ कि भैया बाबा साहब को खुद से अलग करके मत सोचो। अगर बाबा साहब को खुद से अलग कर दोगे तो आपका इस देश में कोई अस्तित्व नहीं है। आप फिर मंदिरों में नाचने के लायक हो, आप फिर दर बदर घूम के हाथ में ढोलक लेके लोगों के जच्चे बच्चे में जाके नाचो, शादियों में जाके नाचो और उनको दुआएं दो। इसी काबिल यहाँ की सोसाइटी ने आपको बना के रखा। इसको अगर किसी ने इंसानियत में ढाला, आज अगर भोपाल में हमारी शबनम मौसी सांसद बनती है, किसकी वजह से बनती है? हम ऊपरी तौर पे देखते हैं कि उनका कांटेक्ट था, वो लोगों से मिलती जुलती थी, या फिर उनको लोगों ने वोट दिया। लेकिन अगर उनको इलेक्शन में खड़ा रहने का ही हक ना होता, क्योंकि ये जब इलेक्शन की बात चल रही थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि औरतों को वोटिंग का राइट्स नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि किसानों को वोटिंग का राइट्स, मतलब हमारे यहाँ के नेता है तिलक जी, और उन्होंने कहा था कि कुणबी मतलब किसान जो होते हैं वो क्या संसद में जाके हल चलाने वाले हैं, उनको क्या ज़रूरत है संसद में जाने की? हल चलाने वालों को काय को होना वोटिंग राइट? तो फिर भी बाबा साहब ने नहीं सुना, या फिर सब कुछ सपोर्टिव लोग होंगे, उन्होंने नहीं सुना। इसलिए आज इस देश का कोई भी इंसान संसद में जा सकता है। ये योगदान बाबा साहब का रहा है मेरे लिए। बाबा साहब हर चीज़ से रिलेटेड करके देखते, मुझे सत्याग्रह, आंदोलन, बेसिक राइट्स जो कुछ भी है, फिरने के, घूमने के, घर लेने के, अच्छा हालांकि वो सब मिले हैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जो भी मिले हैं वो उन्हीं के बदौलत मिले। मैं बहुत बड़ी लोग, वो जो घर के लोग भी चिढ़ाते हैं अभी बहुत बार, कुछ सीखता से बोलेंगे आ गई जय भीम वाली, हाँ? तो मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसी तरीके से मैं भी कभी ज्ञान में थी, और जब मुझे मालूम पड़ा तो पता चला कि क्या अहमियत है जय भीम की मेरी लाइफ, मेरी नहीं, इस देश के हर उसकी। मतलब महिलाओं ने तो हर बात में सोचना चाहिए, किसी भी वर्ग की महिला हो, फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्लास 1 हो, मिडिल क्लास हो, थर्ड क्लास हो, किसी भी क्लास की औरत हो, सब क्लास की औरतों ने बाबा साहब, मतलब मैं बोलती हूँ तो बहुत औरतों को बुरा लगता है, मैं बाबा साहब को इस देश का फर्स्ट फेमिनिस्ट मेल पुरुष मानती हूँ, क्योंकि वो डिजेंडराइट थे, डिकास्ट थे, और सब जो कुछ भी हमारी लड़ी है जात वर्ग और लिंग भेद, उस लड़ाई में उन्होंने सब तरफ से अपना सहकार्य दिया है। हम जितना बाबा साहब को ओनियन लेयर्स जो बोलते हैं अपन, जितने लेयर्स उनके निकालते जाएंगे हर लेयर्स में बाबा साहब दिखेंगे, और उतनी ढूंढने की क्षमता आप में होनी ज़रूरी है। आपको अगर कहीं मिल नहीं रहे तो इसका मतलब आपको दिख नहीं रहा, वहाँ नहीं है ऐसा नहीं, वहाँ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा।
आपको देखना पड़ेगा और माइक्रो लेवल पे जाके देखना पड़ेगा किस तरीके से काम करता है। 90 तक जागतिकरण नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई एनजीओ फॉर्म नहीं था। 90 के बाद में यहाँ पर जब कंपनियाँ आई तो कंपनियों के साथ में वर्करों का विस्थापन होना शुरू हुआ। ग्रामीण शहर के जो लोग थे वो शहरों में जाने लग गए काम के लिए, मजदूरी के लिए, रोजी रोजगार के लिए। और ये जो मजदूर शहरों में जाते थे उनकी सेक्सुअल नीड के लिए घर पे नहीं वापस आते, वो वहीं पर कुछ तो भी देख लेते। तो वहीं पर क्या देख लेते, उसी वक्त में रेड लाइट एरिया की डिमांड और बढ़ गई है। और इस रेड लाइट एरिया में किसकी बच्चियां हैं? अगर इनका कास्ट एनालिसिस करेंगे आप जाके रेड लाइट एरिया में, तो आपको पता चलेगा कि इसमें सारी बहुजन महिलाएं, इसमें कोई स्टेबल परिवार से आई हुई महिलाएं नहीं, कोई खुशी से। अगर औरतों को पूछोगे आप कि आपका पहला कस्टमर क्या आपने मर्जी से किया था, तो आपको एक भी जवाब हाँ नहीं है। पहला कस्टमर मर्जी से नहीं हुआ है उनका, पहला कस्टमर शोषण रहा। और उस शोषण का कंटिन्यूटी बढ़ने के बाद में उन्होंने एक उम्र के एक स्टेप में आके उसे एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि अब मेरा यही काम है, उसी को काम बना लिया। तो अभी जिन्होंने उसको काम बोल के स्वीकार किया है तो उसे काम का दर्जा देना चाहिए, लेकिन जो स्टार्टिंग प्रोसेस है उधर घुसने की, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुजन महिलाओं का शोषण है, उसमें हिजड़ों का भी शोषण, क्योंकि वहाँ पर हिजड़ों की भी एक गली 90 के बाद में दिखाई गई। 90 के पहले हिजड़ों की गलियाँ नहीं थी, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग जाते थे आस अरमान से जाते थे, थोड़ी देर रह के घूम फिर के एक हाथ दो कस्टमर करके चले आते। लेकिन 90 के बाद में डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वर्कर का माइग्रेंट होना बढ़ गया वर्कर लोगों का। और तभी हमारे देश में एक बीमारी आ गई, उसका नाम था HIV। जो HIV पॉपुलेशन आने के जो रीज़न ढूंढे जा रहे थे, तब पता चला कि अनसेफ सेक्स ये सबसे बड़ा रीज़न था HIV। और वो ज़माना ऐसा था कि आप निरोध की ऐड लगाओ तो पापा बोलते थे कि जा बेटा ज़रा ग्लास भर पानी लाना, प्यार हुआ जा ज़रा पानी लेके आ। तो उस ज़माने में फैमिली में जाके औरतों को या मर्दों को निरोध किस तरह से यूज़ करना है ये बता ही नहीं सकती थी गवर्नमेंट, और बताएगी नहीं तो HIV का पॉपुलेशन बढ़ जाता था। अभी HIV का पॉपुलेशन जब एक मजदूर जो यहाँ के पूंजीपतियों की मशीन है जो उसको उत्पन्न दे रहा है बना, वो मशीन जब रेड लाइट एरिया में जाती है और HIV पॉजिटिव होती है तब वो मशीन ख़राब हो जाती है। और ये मशीन जब छुट्टियों में अपने घर जाती है तब इस मशीन को जन्म देने वाली जो मदर बोर्ड है उसको ख़राब कर देती है। और हमको ये करप्ट होना, मदर बोर्ड का करप्ट होना, ये बहुत नुकसानदेह था, क्योंकि अगर मदर बोर्ड करप्ट हो गई तो ग्राहक कौन पैदा करेगा, मजदूर कौन पैदा करेगा, वंश चलाने वाले वारसदार कौन पैदा करेगा। तो फिर सबसे पहले सेक्स वर्कर महिलाओं को और ट्रांसजेंडर्स को कहा गया कि बेटा हम तुम्हारे चाहने वाले हैं। वो जो मैंने पहले जब बात करते थे क्या बहुत हक से निकल गया यही वर्ड बेटा, तो उसके लिए ज़रा प्लीज़ लगा दीजिए जितने भी हैं। मैं बाबा साहब जी के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा प्यार हक है लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, ट्रोल करने वालों को चांस चाहिए। तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो महिलाओं को कहा गया, ट्रांसजेंडर्स को कहा गया कि हम आपके आरोग्य की फिक्र करते हैं। MSW के जो सोशल वर्क के बच्चे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि सोशल वर्क में कहा जाता है कि बिजनेस जैसे कहा किया जाता है, आपको भांडवलदारों का, पूंजीपतियों का प्रोटेक्शन करना है सोशल वर्क के आड़ में। और कोई बुरी बात नहीं है, आपको आज की दौड़ में आप पूंजीवाद को नहीं रोक सकते। पूंजीवाद की घोड़े की सवारी करना सीखना पड़ेगा, उसकी लगाम कैसे हाथ में लेनी है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो पूंजीपतियों ने हमको आके बताया कि हम आपकी तबीयत का ख्याल रख रहे हैं और आपको HIV हो गया तो आप मर जाएंगे, तो क्या कीजिएगा, कंडोम कैसे यूज़ करना है हम सिखाते हैं। तो फिर उन्होंने हमें डेमो देना शुरू किया
फिर उन्होंने हमारे HIV टेस्टिंग स्टार्ट किए, फिर उन्होंने हमें गोला देना चालू, और इसी यहाँ तक हमको सीमित रखा। हमारा मेंटल हेल्थ अब बात हो रही है, हमारा सोशल हेल्थ अब बात हो रही है, तब नहीं होती थी। तो तब का टारगेट ऑफ प्रिवेंशन यही था कि सिर्फ HIV टेस्टिंग करवाना है इन लोगों से किसी। और आज देश में अगर HIV की मात्रा कम है, हाँ, तो वो हिजड़ों की बदौलत और देश भर की सेक्स वर्कर महिलाओं की बदौलत, क्योंकि उन्होंने वो ये लिया। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो है इसलिए समाज का संतुलन वगैरह ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वासना और रेप इन चीज़ का डिफरेंट, वो मेरा टॉपिक नहीं है आज का, उसके ऊपर मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते कि ये नीड है समाज की, हाँ, और उसको रहना चाहिए। कोई नीड नहीं है, ये पूंजीपतियों की नीड है, समाज की नीड नहीं है। वहाँ की औरतें मेरी बहनें, तुम्हारी बहनें नहीं, मेरी माँ है वहाँ पर जो बच्चों को झोली में डाल के बाजू में कस्टमर कर रही है। और इन सब से निकलने का रास्ता, इस कीचड़ में से निकलने का रास्ता बाबा साहब बन के खड़े हो जाते हैं। हमारे लिए वो बोलते कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए राइट्स रखा है। सेक्स वर्कर की गली में 5 साल कोई नहीं जाता, लेकिन वोटिंग के वक्त हर इंसान सेक्स वर्कर की गली में दिखा, ताई बोलता है, दीदी बोलता है उनको। 5 साल जो औरत उपभोग्य रहती है, उसको वोटिंग के दिन लोग हाथ जोड़ के बोलते दीदी। तो ये कमाल बाबा साहब, जिसको 5 साल तक आप खटिया के नीचे बिठाओगे कुत्तों की जगह पर, उसको वोटिंग के पहले हाथ जोड़ के बोलेंगे वोट देना, बैठो खटिया पे बैठो, हम तुम्हारे पाँव छूटे। 5 साल तक जिसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे आप, उसके साथ में बैठ के खाना खाते उसकी फोटो पेपर में छपवाएंगे। ये बाबा साहब की ताकत, ये ताकत आपको ढूंढनी पड़ेगी, जो मैंने ढूंढी। बाबा साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है ये पूछेंगे ना, इस देश का हर आंदोलन जो चल रहा है न्याय और हक के लिए, वो बाबा साहब की बदौलत है। कोई और कितने भी नाम जोड़ लो उससे, लेकिन उन आंदोलनों की बात सामने रखने का हक अगर बाबा साहब ना देते, तो ये आंदोलन मिट्टी में दफन हो जाता। फिर वो जल जंगल ज़मीन का हो, वर्गवाद का हो, जाति व्यवस्था का हो, लिंग भेद का हो, यहाँ के पूंजीपति के खिलाफ हो, आरोग्य के संबंध से हो, नौकरियों के संबंध से, हर आंदोलन की डेप्थ में अगर आप जाओगे, उसको और निचोड़ निकालोगे, तो बाबा साहब के सिवा कुछ नहीं हुआ ये। और अभी आज के इसमें दिखाती हूँ तुमको, मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर नहीं हूँ जो कि बाबा साहब के ऊपर बात कर रही है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका नाम ही कभी आपने लिया नहीं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के लिए बात की। भारत के एक पूरे राजकारण में महिलाओं को और ट्रांस को बहुत इक्वली यूज़ किया जाता है। मतलब महिला आरक्षण है, लेकिन क्या महिलाओं के पास डिसीजन मेकिंग पावर है? नहीं है। उसी तरीके से आप ट्रांस जब बात करने लग गए हैं, तो ट्रांस को भी डिवाइड करने का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस देश में पहला लीगल प्रोसेस, मतलब जब तुम एक किस्सा सुनाना चाहोगे, आप इंटरव्यू अगर सुनेंगे, इसका शबनम मौसी के इंटरव्यू अगर सुनेंगे, तो शबनम मौसी कहती है कि मैं जब अपक्ष चुन के आई, मैं किसी पक्ष से नहीं थी, मैं चुन के आई, और चुन के आने के बाद में जब मैं कांग्रेस में गई, कांग्रेस वालों को कहा मैंने कि मुझे आपकी पार्टी में लीजिए, तो कांग्रेस वालों ने कहा कि हमारे पास मर्दों की कमी नहीं है। ये जवाब मैंने जब सुना इंटरव्यू में, उस दिन से मेरे दिमाग में कुछ रिस्पेक्ट बची थी कांग्रेस के लिए, वो चली गई। और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए रहेंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं खुल के क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी उम्मीद, माय आइडल, यहाँ पर बाबा साहब के मानने वाले जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब का इंसल्ट किया है, क्या आप उसको रिस्पेक्ट दे सकते? जिन लोगों ने बाबा साहब की ज़िंदगी में उनको इंसल्ट किया, क्या हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते? नहीं। उसी तरीके से शबनम मौसी मेरे लिए उम्मीद थी, मेरे लिए मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वो देखो वहाँ तक जाना है मुझे, और उसका इंसल्ट जब मैं सुनती हूँ
तो मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगी। हालांकि मुझे मालूम है शबनम मौसी की ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, उन्होंने आगे कुछ किया नहीं, वो कुछ भी हो, लेकिन वो लड़ी, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। जो इस मूवमेंट में उनका जो कंट्रीब्यूशन देना था उनको, उन्होंने उतना दिया। अब 200 ml के ग्लास से 500 ml की उम्मीद नहीं रखती। उनकी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने उतना दिया, मेरी जितनी कैपेसिटी उतना मैं दूंगी, और मेरे बात का देने के लिए मेरी नेक्स्ट जनरेशन आ ही रही। तो ये मेरे लिए पहला हादसा था, धक्का था। उसके बाद में देश के उसी पार्टी से रिलेटेड है, हिजड़ों की अभी बात उनसे रिलेटेड है तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। देश की महिला की सरचिटनीस बनाया गया ऐश्वर्या रेड्डी जी। आप मालूम है ऐश्वर्या रेड्डी कौन है? मालूम है? यहाँ बैठे किसको मालूम है? कांग्रेस की महिला सरचिटनीस नेशनल। ऐश्वर्या रेड्डी ट्रांस पर्सन, ट्रांसजेंडर, और वो विदेश में पढ़ के आई है, लंदन में, और यहाँ के एक उद्योगपति की बेटी भी है। उनको उन्होंने पद दिया। लेकिन पिछले जितने भी सत्ताधारी के खिलाफ जितने भी आंदोलन चल रहे, क्या आपने ऐश्वर्या रेड्डी जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा? 2019 का ट्रांस बिल आया, जिसके तहत कहा गया, वो बिल पास हो गया, जिसके तहत कहा गया है कि जिला लेवल पे एक बॉडी बनेगी जो हमें सर्टिफाइड करेगी, जो हमें सर्टिफिकेट देंगी कि हम ट्रांसजेंडर है या नहीं है। इस बॉडी पे 5 लोग होंगे, एक सोशल वर्कर होगा, एक वकील होगा, एक डॉक्टर होगा, एक कलेक्टर और एक कम्युनिटी मेंबर, और ये 5 लोग मिलके बताएंगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या नहीं। मेरा पहला सवाल था, जिसको मैंने बाबा साहब का हाथ पकड़कर पूछा, और मेरा इसका मतलब मेरी पूरी कम्युनिटी, मेरा संक्षिप्त इतना, मेरा इतना नहीं, कि क्या किसी मर्द को अपने मर्द होने का सर्टिफिकेट दिया है, या किसी औरत को औरत होने का सर्टिफिकेट दिया है? तो मैं खुद को क्यों प्रूफ करूं आपके सामने कि मैं हिजड़ा हूं? इस प्रूफ करने के चक्कर में हम हमारे शरीर के साथ में कितना खेलते हैं, आपको मालूम है? कितनी वेदनाओं के साथ हम जीते हैं। हमको पुलिस जब पकड़ती है किसी कारण से, तब पहले पूछती ओरिजिनल है क्या, और डंडा साड़ी के बीच में होता है। क्या किसी मर्द के बीच, पैंट के बीच में आप डंडा डाल के चेक करते हो कि वो मर्द है? किसी औरत की साड़ी में डंडा डाल के चेक करते हो कि वो औरत है? कि हिजड़ों को ये तकलीफ नहीं। और ये ट्रांस बिल लाकर आप उसी सिस्टम को और पावरफुल बनाते। इस ट्रांस बिल के अगेंस्ट में जब बात करने की वक्त आई, तो जिनको पद नियुक्त किया गया था उनके पास पावर थी, ऐश्वर्या रेड्डी जी जिनके पास में पावर थी, वो बात कर सकती थी इस बिल के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने नहीं की। इसलिए दिशा शेख को बात कर रही हूँ मैं, उनके बात की हूँ। महाराष्ट्र में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हिजड़ा कार्यकर्ता नहीं थी। मैं महाराष्ट्र की पहली स्पोक पर्सन बनी। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हमने बनाया, ऐसा भी है, लेकिन मुझे जिन्होंने बनाया ना, वो बहुत ग्रेट इंसान, मतलब ग्रेट इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें बहुत करीब से अनुभव किया। बाबा साहब जी अम्बेडकर, जो अभी बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, और बहुत उनकी वाइफ जो है अंजलि ताई, वो जेंडर की प्रोफेसर रह चुकी है, तो बहुत जेंडर सेंसिटाइज फैमिली है, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, मुझे बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी, और सबसे मेन बात, मुझे मॉनिटर नहीं किया, मुझे बात करने की छूट दी। मैं आज यहाँ पर आई हूँ, मैं उनको पूछ के नहीं आई हूँ। मैं यहाँ स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं उनको पूछ के नहीं दे रही हूँ। मैं यहाँ पर पार्टीज़ के नाम ले रही हूँ, मैं उनको पूछ के नहीं बता रही। मेरी और सारी सहेली, जब मेरा स्पोक पर्सन बोल के जब मेरी नियुक्ति हुई, तब हमारे यहाँ पर फिर होड़ लग गई, और जो और कुछ बात करने वाली मेरी बहनें थी, उनको और कुछ पार्टियों ने स्पोक पर्सन, जिला का स्पोक पर्सन, राज्य का किसी को कुछ पद नहीं मिला, उनको सिर्फ जिला तालुका ऐसा स्पेसिफिक मिला। और उनके पास में काम क्या है, जब मोर्चा होता है, आंदोलन होता है, तो कुछ औरतों को लेके आओ, ले जाके छोड़, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं।
ये डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो अम्बेडकर ने दिया। अभी इसमें यस साइलेंट था, और ये अम्बेडकर जो है ये आप सभी हो, आप सभी हो। जब जब किसी पे शोषण होता है, किसी को अन्याय होता है, किसी को अत्याचार होता है, तब जो ये अम्बेडकर होते हैं 2 कदम पीछे आते हैं और जो शोषित है उसको आगे करते हैं। हम तेरे साथ में हैं, तेरी आवाज़ तू खुद लगा। हम तुझे रेडीमेड मच्छी नहीं देंगे पकड़ के, तुझे मछली का कांटा देंगे और तू जा पकड़, खुद खा, तेरी ज़िंदगी भर की तू ये लगा, तो ये लगा। हम तुझे डोनेशन नहीं देंगे, हम तुझे खुद के पैर पे खड़ा करेंगे। ये बाबा साहब, और उस धारा को, उस विचारधारा को लेके, मतलब मैंने भीमा कोरेगांव पास से देखा है, इसलिए मैं और बाबा साहब के करीब गई। मैंने भीमा कोरेगांव के दंगे में रोती हुई औरतों को आँख से देखा है। मैंने बंद दुकानों को देखा है, पानी के घुट के लिए रोते हुए बच्चों को देखा है, और जाति व्यवस्था को तो बचपन से देखा है। मैं आज भी, हमारे गली का जो पंडित जी का घर है, वो हमसे बहुत अच्छे करते हैं। उनको भी मालूम नहीं कि वो किसी शोषण की विचारधारा के वाहक हैं, उनको भी नहीं मालूम। लेकिन वो कोई हमारे समाज का या फिर कोई दूसरी जाति का आता है तो उसको एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उधर ही बिठा, आगे नहीं आगे, और उसको उन्होंने संस्कार और परंपरा का नाम दे के रखा है। और उनको भी वो इतने चालू नहीं है कि अपने, मतलब उनके बाप दादाओं ने जो किया वही वो फॉलो कर रहे हैं, उसी को संस्कार का नाम दिया, तो वो खुद भी उसके वाहक है। तो इन सब से लड़ने की ताकत बाबा साहब देते। मैं ज़रा टाइम देख लूँ, और मुझे पानी भी पीना है। 7 मिनट कम है। जब ट्रांस बिल के बारे में जब लड़ाई चल रही थी ना, तो नैसर्गिक मित्र बोल के सबसे पहले हमारे साथ में खड़े रहे, वो थे अम्बेडकर राइट्स मूवमेंट के लोग और लेफ्टिस्ट लोग। ये लोग हमारे साथ में खड़े रहे, इसीलिए भी मुझे मूवमेंट बहुत पास की लगती है, जो हमारे लिए, मानवता के लिए, मानव के साथ में खड़ी रही और हमारे हक के लिए बारे में बात करती रही। अभी इंटरनल कास्ट व्यवस्था के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। अभी है नहीं है, ऐसे नहीं, क्योंकि हम आसमान से नहीं टपके, हम वी आर नॉट एलियंस, हम इसी ज़मीन का हिस्सा है। तो हमारे में भी जाति है, और वो जाएगी नहीं जब तक आप में से नहीं जाएगी। आप संविधान का हिस्सा बनकर 75 साल, 70-72 साल, 75 साल हो चुके आपके। मेरा गणित कच्चा है, मुझे आंकड़े और डेट्स नहीं याद रहते, फिर भी आप में की विषमताओं को अभी तक पूरी तरीके से मिटाया नहीं गया है। हम इसी ज़मीन का हिस्सा है, तो हमारे में भी जाति है, और वो जाएगी नहीं जब तक आप में से नहीं जाएगी। आप संविधान का हिस्सा बनकर 75 साल, 70-72 साल, 75 साल हो चुके आपके। मेरा गणित कच्चा है, मुझे आंकड़े और डेट्स नहीं याद रहते, फिर भी आप में की विषमताओं को अभी तक पूरी तरीके से मिटाया नहीं गया है। आप इस संविधान की बेनिफिटर होके 70-75 साल हुए, फिर भी आप सभी लोग पूरी तरह से समता या फिर सेकुलर या फिर भारतीय नहीं बन पाए। तो मेरा तबका तो और पीछे है, उसके अंदर भी वही सब व्यवस्थाएं हैं जो आपके अंदर भी है। उसके ऊपर उंगली रखने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम इन्हें कुछ अल्टरनेटिव दे रहे हैं, इस व्यवस्था को। कुछ लोग हैं बहुत पढ़े लिखे, पीयूष सक्सेना नाम के कोई तो भी राइटर है, जिन्होंने यूनक नाम की किताब है, और उसको गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में ऐड कर लिया। उस किताब को ट्रांस के लिए काम करने वाली गाइडलाइन में उसको ऐड कर लिया गया, और जिसमें बहुत गंदे तरीके से हमारे सिस्टम के लिए लिखा गया
कि गुरु शिष्य परंपरा शोषण की व्यवस्था है, इसमें गुरु शिष्य का बहुत शोषण करता है, और फिर वो ऐसा करते हैं कि इकोनॉमिकल शोषण करते हैं, मेंटल और फिजिकल शोषण करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और परंपराएं हमारी उसमें गंदे तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। और आज भी अगर आप मूवीज देखते होंगे तो हिजड़ा बोले, पहले क्या आता है, मर्डर 2, हाँ, या फिर सड़क पिक्चर की महारानी, हाँ, हिजड़ा बोले कि भड़क लाल लिपस्टिक, बड़ा बिंदी और लाल लिपस्टिक, और वो है करके ताली बजाना, वो विभत्स उसका पूरा। कल एक सर जी ने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल, वेलकम टू सज्जन, उस सिनेमा में बहुत तटस्थता से एक किसान दिखाई गई है ट्रांसजेंडर। आप सब यहाँ बहुत सारे ड्रामा के भी बच्चे, क्या ड्रामा में ट्रांसजेंडर इतनी नेचुरली आकर जा सकती है कि जैसे आप दो बहन भाई की लड़ाई दिखा रहे हो और उसमें से जो बहन है वो ट्रांस, उसका कोई स्पेशल रोल नहीं है, क्योंकि हीरो तो हीरो है और हीरोइन तो हीरोइन है। ये सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने का काम कर रही है या फिर माँ से मार बचाने का काम कर रही है। इतनी सहजता से ट्रांस नहीं आता है किसी स्टोरी में। उसको एक तो लाया जाएगा, मतलब मेरी बहुत सारी कविताओं में मैं लिखती हूँ कि मुझे स्पेशल बनने की कोई अरमान नहीं है। मैं जो भी लड़ रही हूँ, जो भी बात कर रही हूँ, इसीलिए मेरे बाबा साहब का हाथ थामा है, वो आम बनने की। मुझे खास नहीं बनना था, आम बनना था, और उसकी ये लड़ाई, और मेरी आम बनने की लड़ाई में मेरे साथ में बाबा साहब। उस दौर में, उस रास्ते में जब मुझे सब हाथ छोड़ देते हैं। हमारे देश में अलग अलग कानून हैं चाइल्ड अब्यूज के लिए, हाँ, लेकिन हिजड़ों के अब्यूज के लिए कोई नहीं बात करता। 2019 का जो ट्रांस बिल आया है उसमें ये प्रावधान है, जब हिजड़ों पे रेप होगा तो 3 साल की कैद होगी। मेरा ये बोलना है कि महिलाओं के ऊपर अगर रेप होता है तो 7 साल की सजा होती है। फिर हिजड़ों के रेप में और महिलाओं के रेप में ऐसा क्या फर्क है जिससे वजह से आपने सजा आधी कर दी? हिजड़ों के रेप की सजा भी 7 साल ही होनी चाहिए थी। और एक बात कि अब हम सब लोग बात करते हैं कि दिल्ली की निर्भया हो। हमारे यहाँ पर अभी हिंगन घाट का एक प्रकरण हुआ है महाराष्ट्र में, जहाँ पर एक बच्ची को जलाया गया, और बहुत दुर्दैवी घटना है, उसको जलाया गया। और एक घटना थी हैदराबाद की, जिसमें वहाँ पर मेरी बहन को जलाया गया। ये भी बहुत दुर्दैवी घटना थी। लेकिन उसी के साथ में, उसी दिनों में, एक दिन आगे पीछे, सिल्लोड़ में मेरी एक मातंग बहन थी अस्पृश्य जाति से, उसको भी घर में जाके जलाया गया। ये तो भी दवाखाने में 8 दिन बची, वो दवाखाने तक भी नहीं पहुंची, वो जगह पर 95% जल गई। उसकी कोई क्यों नहीं उसके लिए शोकांतिका कर रहा है, उसके लिए कोई क्यों कैंडल मार्च नहीं निकाल रहा है? क्या दलितों के लिए सिर्फ दलित ही कैंडल मार्च निकाल? उसके बाद में दूसरे दिन औरंगाबाद में एक केस हुआ जिसमें उस लड़की को रेप करके मारा गया। नांदेड़ में एक छोटी बच्ची के साथ में स्कूल के 4 टीचर रेप करते, और संस्था चालक के घर पे मीटिंग होती है कि इस केस को कैसे रफा दफा किया जाए। उसके पेरेंट्स को बुला कि कुछ तो भी ले दे के निपटा लो, और कोई कैंडल लेके सामने नहीं आया। कल सोलापुर में एक केस हुई है जहाँ पर एक 16 साल की बच्ची किसी रिक्शे वाले से प्यार करती, और उस रिक्शे वाले ने उसको साइड में लेके गया, और 10 रिक्शे वालों ने मिलके, जो अपर कास्ट से लड़की अस्पृश्य है, और रेप करते उसको 10 लड़के, और उसका कहीं पर कैंडल मार्च नहीं। हम सब के बाबा साहब का एक ये है, हम बाबा साहब एक जिम्मेदारी है। बाबा साहब किसी के ऊपर भी संकट आए ना, तो बाबा साहब जिम्मेदारी से खड़े होने का नाम है। आपको ये नहीं बोल सकते कि वो मेरे लोगों पे नहीं है तो मैं खड़े नहीं होऊंगा। वो बात अभी महिलाओं पे रेप है,
मेरी तो कोई बेटी भी नहीं, बेटा भी नहीं, लेकिन मेरे लिए उसको उतना ही दुख, मैंने उसके लिए उतना ही लिखा, मैं उसके लिए उतना ही बोल पाई। हाँ, मेरे पास पावर नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उतनी ही परेशान हूँ जितनी किसी हिजड़े के लिए परेशान हूँ, और इसका नाम बाबा। तो इस सब मूवमेंट को अब अगर रेपिस्ट के बारे में कहा जाए तो हिंगनघाट को लीडरशिप दी जाती है। हम देखा जाए कहीं पर भी हम बोलते कि निर्भया को श्रद्धांजलि देने के लिए हम खड़े हो, या फिर रेड्डी ये जो हैदराबाद की जो केस थी वहाँ पर हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो केसेस है जिनका नाम तक कहीं पर नहीं आता है, इनकी श्रद्धांजलि का क्या? इसके कास्ट फैक्ट का हम कब चेक करेंगे? इसके ऊपर जो काम कर रहा है उस जाति व्यवस्था को कब काम करेंगे? इसी को मैं हिजड़ों से जोड़ूंगी। हिजड़ों में भी ये सब कास्ट फैक्टर है, लेकिन ये कौन बना रहा है? या अब ज़्यादा उभर के आ रहे हैं सब कास्ट फैक्टर, पहले नहीं थे, क्योंकि सब शोषित थे। तो सब एक दूसरे का दुख दर्द समझ के लेते। अब क्या हो रहा है कि इसमें से स्पेसिफिक लोग उठा के ले रहे हैं, और फिर उनको धार्मिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर उन मतलब 30 साल से जिन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए लड़ा हिजड़ों के, वही आज भीख मांगने के तरीकों को अपडेट करके संत महंत बन के बैठे हैं। वो बहुत अच्छी कार्यकर्ता थी हमारे पूरी मूवमेंट की, उसी को ख़त्म कर दिया। तो ये यहाँ की चाल रही है सिस्टम की, जो ज़्यादा बात कर रहा है हक के लिए उसको कुर्सी दे दो ताकि वो हिले, वो कुर्सी के ऊपर टिका रहे, वो राइट्स की बात करे ना, क्योंकि कुर्सी की लालच लग जाती है। तो इस तरीके से पूरा जो इस देश का माहौल है वो चल रहा है। और मुझे तो अभी तो बाबा साहब के सिवाय कोई मेरी बैटरी नहीं है कि जिसको देख के लेके मैं चलूँ, इसके तौर पे चलूँ, और वही मेरे लिए। और एक बात जो है, मैं मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर हूँ, इसलिए मैं इतनी बात बतिया रही हूँ। अगर मैं फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर होती तो शायद इतना ना बात करती। ये मैं जेंडर के सेशन में ज़्यादातर बोलती हूँ, क्योंकि आज महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन रहा है, और पिछले 1 महीने से मैं एक लीडर ढूंढ रही हूँ, एक फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर का, जो कि उस ट्रांसजेंडर बोर्ड में ट्रांस मेल्स का रिप्रेजेंटेशन करे और उनके खुद के इशू वहाँ पर रखे, क्योंकि मैं नहीं समझ सकती उनके फीलिंग्स को। मैं सोचती औरताना हूँ, हाँ, मेरा जीने का तरीका या फिर जीने का संघर्ष कुछ अलग है, उनका जीने का तरीका और संघर्ष कुछ अलग है। तो उनका रिप्रेजेंटर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ की पेट्रियार्की बहुत गंदे तरीके से काम करती है। जब आप वजाना लेके पैदा होते हो तब आपको बचपन से संकुचित बनाया जाता है कि आपको ये नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे ही बर्ताव करो। ऐसे मेरे साथ में नहीं हुआ। मैं उम्र के 18 साल तक पुरुष होने के बेनिफिट्स उपभोगते रही, इसलिए मेरे में बात करने का फ्रीडम मुझे बाय बर्थ मिला, वो उनको नहीं मिलता। और वो भी शायद बाबा साहब की उंगली पकड़ ले तो हम सब साथ में चलेंगे। देश में जो ये लेस्बियन, ट्रांसजेंडर के, बायसेक्सुअल, क्वेयर, हिजरा और जो कुछ भी LGBT, और इसके बाद में और 63 जेंडर्स कहे जाते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं कि 63 जेंडर्स है दुनिया में। उन सभी को अगर हिंदुस्तान में, भारत में अपनी आइडेंटिटी के साथ में अगर जीना है तो ओनली वन चॉइस बाबा साहब अम्बेडकर। और शायद इस लड़ाई में आप सब मेरे साथ में होंगे ना? तो भैया अभी तो ट्रांस बिल को अगेंस्ट करना शुरू कर दो फिर। जो अभी 2019 का ट्रांस बिल है, पहले तो गूगल पे जाके 2019 का ट्रांस बिल पढ़ो, फिर उसके बाद में उस ट्रांस बिल में जो मुद्दा है सर्टिफिकेट का, रेप का, शिक्षा से लेकर कुछ होगा, बहुत सारा अच्छे पैकिंग में भी है, भूलना उसको, ये मत करना कि उसको किसी अपने ट्रांस फ्रेंड से समझ लेना कि वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा, और उसके ऊपर एक्शन लेना भी। मैं सब जगह पर बात करती हूँ
मैंने बाबा बाड़ा साहब ने जब से स्पोक पर्सन जिम्मेदारी दी ना, तब से मैंने मेरा पर्सनल लाइफ तक पूरा चेंज कर दिया। मैं बहुत सभ्यता से पेश आती हूँ, जो कि मैं बहुत ढीला रहने की आदत थी मुझे। कहीं पर भी अच्छा लड़का दिख गया तो भी मैं बाइक पे जाके उसको बोलती थी कि अरे तू बहुत अच्छा लग रहा है। अब नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो कार्यकर्ता निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए, तो मैं भी चाहूँगी कि आप भी बहुत सारे चेंजेस करें और आप सभी के पास में एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मैं छोड़ के। तो वो मेल टू फीमेल हो, फीमेल टू मेल हो, उसको पाने की कोशिश करो। एक अच्छे दोस्त की तलाश हर किसी को रहती है, एक अच्छे दोस्त बनो। और हमारे लिए वही बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे सोशल लाइफ में हमें अच्छे दोस्त नहीं मिलते। बाबा साहब को लेकर कितने दिन चलेंगे ना, क्योंकि उनसे बात करनी है तो किताबों में जाना पड़ेगा, आपसे डायरेक्ट बात कर सकते। तो आप सभी ने मुझे आपका महत्वपूर्ण वक्त दिया आपके जीवन में का 1 घंटा, जितने यहाँ पर इतने घंटे मैंने लिए, तो इसका मुझे क्या बोलते भान आहे मला त्याचं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भान को? हाँ, कदर है मुझे उसकी। और जय भीम, जय भीम। रुकती हूँ, धन्यवाद। कुछ सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हमारे पास बस आधा घंटा है, इसलिए सवाल एकदम शॉर्ट में रखिए कि आधे घंटे मतलब 1 घंटे बाद उनकी बस है, तो इसीलिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुछ बेसिक सवालों के जवाब मैं दे देती हूँ कि जो गूगल की थ्रू सी पैदाइश है कि हमारे पास से 1 रुपया लेने के बाद में आपको धन लाभ होता है और आपके पास में पैसा रुकता है, ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं देश का जीडीपी कतई नीचे आने गवर्नर को ही जाके रुपया छपा के दे देते। दूसरी बात कि हमारे श्राप लगते हैं, तो हम विज्ञानवादी लोग हैं, श्राप को नहीं मानना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे श्राप लगते हैं, ये चीज़ कहाँ से आई हमें देखना पड़ेगा। अगर ये डर ना होता तो यहाँ के पुरुषों ने हमें छोड़ा होता था। उस शोषण के स्तर को कम करने के लिए ये डर बिठाया गया, हमारा श्राप लगता है और इसे कायम रखें जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तीसरी बात कि ट्रेन में इतनी विभत्सा से क्यों मांगते हैं? तो भैया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का अंतर होता है 1 घंटे। उसमें जनरल में होते 300 लोग, 300 लोगों को 1 घंटे में निपटना है। उसमें आपकी सिस्टम ऐसी है, प्लेटफॉर्म पे चढ़ते ही वहाँ का जो SRP है, RPF है, उसको ड्यूटी देना पड़ता है। फिर वो 100 रुपये है, 50 रुपये है। उतरते टाइम भी जो स्टेशन पे उतरे उसको भी ड्यूटी देना है। उसके मंथली कुछ हफ्ते भी होंगे बेचारों के। और अगर वो पकड़ लेंगे तो केस भी लगाते हैं। सार्वजनिक जगह पर दंगा मस्ती तमाशा करने पे केस लगाते हैं। उसका फाइन है 1200। महीने में कम से कम 2 केस हर ही जगह पे होते हैं। तो उतने कम वक्त में इन सब का देना लेना, और कोई तो भी गुंडा होता है, रेलवे स्टेशन से गुंडे जुड़े हुए, तो उस गुंडों को भी कुछ तो भी देना है। और ज़्यादा औरत ना बन के मंगेंगे भाई, तो ट्रेन में तो सारे मर्द होते हैं। ज़रा सर पे पल्लू लेके मांगूंगी तो वो मेरा फ़ायदा उठाएंगे, और मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाऊंगी तो सब बराबर से निकालेंगे। तो वो हमारी परंपरा नहीं थी। हम रेलवे कब आई इस देश में? हाँ, उसके पहले हिजड़े नहीं थे क्या? तो उसके पहले हिजड़े क्या करते थे? कुछ अलग करते थे। तो ये अब आया हुआ है, और इसके पीछे मानसिकता है, लोगों का भी बर्ताव ऐसा है। बहुत सारी मेरी बहनों को लोगों ने ट्रेन में से उठा के फेंक दिया, जिसका केस भी नहीं हुआ, जिसको किसी ने लिखा भी नहीं। बहुत सारी मेरी बहनों को पुलिस वाले अगर नई दिख गई, अरे नया, अच्छा ठीक है, हेलो, हाँ वो तेरे साथ में जो नई वाली आई है आज भेज देना उसको। अगर वो नहीं जाती है तो फिर बाकी के 20-25 हिजड़ों की ट्रेन बंद हो जाती है। तो फिर वो बोलती कि तुझे तो जाना।
हमारे लिए। वो जो एक राक्षस की कथा है देखो, जिसके लिए गाड़ी भर अनाज और एक लड़की और शराब भेजी जाती थी, तो ऐसे बहुत सारे राक्षस हैं जिसको हमें इस तरीके से पेश करना पड़ता है। और हम सब धुतकारे हुए लोग हैं, हमको माँ बाप ने गांड पे लात मार दी, हमारी सोसाइटी ने। मुझे देखे बराबर बहुत सारे दोस्त जो होते एक दूसरे को ऐसा करते, अबे देखना तेरी साली आ गई, अबे देखना तेरी फ्रेंड आ गई, अरे देख तेरे रिश्तेदार आ गए, हिजड़ों को देख के एक दूसरे को बोलते। तो वो जब बोलते हैं ना, तो उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे लिए, हमारे कलेजे के ऊपर वार हो। तो इसमें से एक मेंटालिटी तय होती कि कोई मेरी फिक्र नहीं कर रहा है, तो भाई मी का करूँ तुमकी, मैं क्यों करूँ आपकी फिक्र। और उसमें से भी वो गुस्सा निकलता। तो हिजड़े सबसे पहले तो माँ बाप के शोषित होते हैं, फिर सोसाइटी के, फिर सबके शोषित होते हैं, तो उनका वो होता है। और एक सवाल आता है कि आपकी अंत्य यात्रा नहीं दिखती है। तो भैया यहाँ पर देखो, तुम्हारी जाति व्यवस्था इतनी गंदी है कि पुलवामा के बाद में एक अटैक हुआ नक्सली एरिया में, जिसमें 42 सिपाही मारे गए। उसमें से एक सिपाही अस्पृश्य था, तो उसके गांव के लोगों ने उस देश के लिए मरने वाले सिपाही को अपनी स्मशान भूमि में जलाने की परमिशन नहीं दी। आखिरकार उस सिपाही को उसके आंगन में जलाया गया। ये आपके यहाँ की सिस्टम है। यहाँ पर हर कास्ट का अलग अलग स्मशान भूमि है। तो बताओ मेरे लिए जगह कौन देगा? क्योंकि जगह तो तुम्हारे पास है, जगह की जो मिल्कियत है वो तुम्हारे पास है। बाबा साहब आ गए, उन्होंने संविधान लिखा, इसलिए अब सरकारी स्मशान भूमि में कम से कम फाइट करके जला सकते। वहाँ बोल सकते कि लिख के दो, नहीं जला रहे हम, जलाए बोल। तो वो लिख के दो का इतना बोलेंगे तो वो डर जाता है बेचारा। तो बाबा साहब और मूवमेंट्स का अगर पूछना है तो पैदाइशी लेके मरने तक बाबा साहब ही साथ में है। नहीं तो ये हमको जलाने के लिए भी जगह नहीं होती। तो पहले के ज़माने में जगह नहीं थी हमारे पास में जलाने को, दफनाने को या फिर कुछ भी करने को। तो बेचारे रात को उठते थे और ले जाके किधर तो भी गाड़ देते थे, जला देते थे, कुछ भी करके निकले। और कोई देख ना ले, और देखे तो भी कोई किसी को जाके बता ना दे। तो और एक वहम फैला दिया कि हिजड़ों की अंत्य यात्रा देखना अच्छा होता है, धन लाभ होता है। शर्त क्या है? किसी को बताना नहीं है। तो ये सब उससे जुड़ा हुआ है। और कौन सा सवाल आता है? बस इतना। तो उनको मारते पीटते भी हैं? हाँ, मारते पीटते हैं डेड बॉडी को? पहले मारते होंगे, लेकिन जब से मैं कमरे में ऐसे किस्सा सुना भी नहीं। मारते तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता मारते होंगे, क्योंकि हिजड़ा जो है ना वर्ड, ये जो हिजड़ा वर्ड है ये अरेबियन वर्ड है। और हिजर राह का ऐसा कुछ तो भी उसका ये है, शब्द का विग्रह है, और उसका मतलब होता है अलग राह चुनने वाला। समाज से जो समाज की जो प्रस्तावित रास्ता है उसको छोड़ के जो अलग रास्ते पे चलते हैं वो सब हिजड़े। अब इसमें किसको किसको डालना चाहोगे वो आप तो मुझे लगता है कि हिजड़ा होना सम्मान की बात। दूसरी बात कि बहुत सारे वहम है कि हिजड़ों को तकलीफ इतनी देती है जनता कि उनको भी लगता होगा कि साला यार ये ज़िंदगी खराब है तो मारो। फिर ऐसे होगा पहले, लेकिन मैंने जब से मतलब मैं अभी ये 9 और फिर 6 के पास ऐसा 15-16 साल हो गए मुझे कम्युनिटी में कि मैंने किसी को मारते हुए नहीं देखा। बहुत प्यार से, इज्जत से अंत्य यात्रा निकलती है। उसी तरह से शोक होता है जैसे आप लोग अपने घरों में कोई जाता है तो रोते हैं, उसी तरीके से हम भी रोते हैं। ऐसा बोला जाता है कि हिजड़े रोते नहीं। हाँ, इतना है कि उन्होंने उसको स्वीकार किया है और उसका उत्सव होता है। मृत्यु आपकी ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य है, आप उसी की तरफ जाने के लिए दौड़ रहे हैं और उसको स्वीकार किया। तो फिर उसका तीसरे चौथे दिन उत्सव मनाया जाता है, गाने बजाए जाते हैं, फिर नाचा जाता है। तो वो इवेंट जैसे आप 10वां करते हो, रोते हो, हम रोते नहीं। हम बोलते कि बाबा तुम मोकला हो गया, तेरे पीछे इस मुक्ति के रास्ते पे हमें भी आना है। और मारते गिरते नहीं है। इतनी बेइज्जती ज़िंदगी में हो जाती है, मरने के बाद में क्या बेइज्जती करें? नहीं, कुछ ऐसा सुना जाता है, मतलब लोग बताते हैं, हम तो उसको एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, बट दूसरे लोगों हिजड़े खुद बताते communication खुद बताते। हमें- अरे जितना आपके दिलों में हमारे लिए डर बना रहेगा,
जितनी गलत फहमियों में आप सब लोग हमारे लिए रहोगे उतने सुरक्षित हम। अगर ये डर चला गया, अभी यहाँ पर भी बैठे हुए लोग, मतलब कुछ लोग पहले डर के देते होंगे, अब इससे कुछ डर निकल गया होगा, तो वो सोचते होंगे कि अब गाड़ी में मिलेगा तो मैं उसको ये बताऊंगा कि दिशा ताई जैसा या फिर दिशा दी जैसा कुछ तो भी करो, आओ मोमेंट में बोलो जय भीम। नहीं भैया, हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है। कितनी जंग लड़ूं मैंने जाति व्यवस्था के भोग भोगे हैं, उसके बाद में जेंडर क्राइसिस खुद से लड़े हैं, उसके बाद में खुद को आइडेंटिटी प्रूफ किया है कि मैं हिजड़ा हूँ। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू बोल के पैदा हुआ लेकिन हिंदी बोल के मरूंगा नहीं, उस तरह मेरी जंग थी कि मैं मर्द सोशली, मैं मर्द बन के पैदा हुई हूँ लेकिन मुझे मर्द बन के मरना नहीं। वो मैंने प्रूफ करके दिखाया। अब मुझे बोल रहे हो कि आप तुम कार्यकर्ता हो, ये प्रूफ करके बताओ, तो बोलेगा कि भैया मैं क्या पूरी ज़िंदगी इम्तिहान ही देते रहो? मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ कुछ है नहीं कि आप कुछ कमाया है ज़रा आराम से बैठ के खाऊं। तो इस तरीके से हर कोई आके इस मूवमेंट से जुड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो जुड़ेंगे, क्योंकि आज मूवमेंट में जो काम कर रहे हैं वो ऑल ओवर भारत की जनता की पूरे आंकड़े के प्रतिशत में बहुत मुट्ठी भर, थोड़े ही लोग बदलाव लाते हैं। तो सारे हिजड़े इसमें नहीं आएंगे। सबको ये सलाह मत है, सबको पढ़ाओ लिखाओ। और एक बेसिक सा ही सवाल है। हाल ही में महामंडलेश्वर जोर से बोलो थोड़ा। हाल ही में मैंने देखा इलाहाबाद में कुंभ मेला में जो महामंडलेश्वर की पदवी दी गई, उससे उनके सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? मतलब क्या, मतलब एक पहले रास्ते पे 10 रुपये देते थे, अब पैकेट में 500 रुपये। हाँ, बाकी कोई बदलाव नहीं। पहले भी पाँव छूते थे, अब भी पाँव छूते हैं। पहले पैदल चलते थे, अब रथ में घूमते हैं। हाँ? पहले खुद होके उठ के पानी पीना पड़ता था, अब कोई तो भी ला के देता है। मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, नहीं उसी परिग में हुआ है ना, लेकिन ये सक्सेस का ये तकाजा नहीं हो सकता। सक्सेस का तकाजा ये है कि मैं आपकी बहन बन के आपके घर में। सक्सेस का ये तकाजा है कि आपके कॉलेज में मैं प्रिंसिपल बनूं। सक्सेस का तकाजा ये है कि मैं आपके साथ में आपके जैसे खेलूं, कूदूं, मस्करी करूं। हाँ? जो कॉमन चीज़ें आप करते हैं, किसी कैंटीन पे बैठ के दोस्तों के साथ में मज़ा करना, वो करना, मतलब ये स्पेशलाइजेशन होगा, भीख का स्पेशलाइजेशन होगा। पहले भी भीख मांगते थे, अब जरा स्टैंडर्ड भीख मांगते, कुछ दिनों के बाद में ऑनलाइन पेमेंट होगा। लेकिन मांगेंगे भीख, हम आपको मुख्य प्रवाह में आने नहीं देंगे। हम आपके लिए अपडेट अलग लाइन बनाएंगे। वो जो कोई तो भी साइंटिस्ट था जिसने एक बड़ा होल बड़ी बिल्ली के लिए बनाया था, छोटा होल छोटी बिल्ली के लिए बनाया, तो उसने ये नहीं सोचा कि बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है। तो हमारे लिए एक अलग पाइपलाइन बनाएंगे, लेकिन सबके साथ में लेके नहीं चलेंगे। और मुझे सबके साथ में, धार्मिक अधिष्ठान मेरी लड़ाई नहीं है। धार्मिक अधिष्ठान तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी मैं भगवान की मानी जाती हूँ। मेरी शादी किसके साथ में हुई? बोचरा माँ से। आपके अहमदाबाद के बाजू में मेरा दूल्हा है बोचरा, मेरी उनके साथ में शादी हुई। हा? तो मैं ईश्वर की माँ हूँ, बीवी हूँ, तो आपकी कौन हुई? आप सभी की माँ हुई। और जब आप सभी की माँ पैर में घुंघरू बांध के नाचती है बाजारों में, तो आपको शर्म नहीं आती? हाँ, ईश्वर की बीवी, ईश्वर माता मान रहे हो ना आप। वो महामंडलेश्वर को स्टेज पे नचा रहे घुंघरू बांध के, उनको वो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं इधर आ गई। मुझे लगता है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, मुझे जो बॉयफ्रेंड चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे जो नौकरी चाहिए थी वो नहीं मिली, मुझे जो शिक्षा चाहिए थी वो नहीं मिली, मुझे जो परिवार चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे जो समाज चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे जो कपड़े चाहिए थे वो पहनने के लिए लड़ना पड़ा। ये मेरी ज़रूरत है। धार्मिक अधिष्ठान मेरी प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। शायद कुछ लोगों की वो भी हो, क्योंकि उसके बाद में जो समाज सभी धर्मों और जातियों को साथ में लेके चलने वाला समाज माना जाता था, इस घटना के बाद में आपस में हिंदू मुस्लिम स्टार्ट किया। अब क्या हो रहा है मालूम क्या? हिजड़ों का एक इतिहास है। हिजड़ों का इतिहास बिलोंग टू मुगल।
वो किसी धर्म जाति से नहीं है, लेकिन मुगलों ने उनको एक स्ट्रक्चर में डाला, उनको एक सिस्टम में प्रॉपर उनको जगह दी। इस देश में हिजड़ों को पहला कब्रिस्तान, लीगल कब्रिस्तान मुगलों ने दी। अभी पहले के ज़माने में जिसकी मतलब मराठी में कहा जाता है जिसकी रोटी खाते हो उसी की ताली बजाते हो, तो उसी तरीके से वो मेरा नाम दिशा पिंकी शेख है, मैं मेरे गुरु का नाम लगा, मैं मुसलमान क्यों हूँ? क्योंकि मेरी गुरु मुसलमान, उसकी गुरु मुसलमान, हम चांद बीबी के वारसदार माने जाते, तो इसका मज़हब से कुछ लेना देना है। हम सूफियों की लाइन चलाने वाले लोग थे, लेकिन ये जब आया, ये स्ट्रक्चर जब आया इसमें, तो धुलिया में जो हमारे मेन हेड ऑफ फैमिली थे उन्हीं के ऊपर केस कर दिया, बाकी के लोगों ने किए ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा दिया, और बजरंग दल और आरएसएस ने उसको पाठिंबा दे दिया और कोर्ट में गई बात, और ये हजारों सालों की परंपरा फर्स्ट टाइम हिंदू वर्सेस मुस्लिम बोल के कोर्ट में खड़ी हो गई। तो ये जो धीरे धीरे से इस परंपरा को अपडेट नहीं करना है या फिर उसको बदलना नहीं, उसको सिर्फ ग्रीन से भगवा बनाना है, सिस्टम वही रहेगी शोषण की। तो मैं ये नहीं चाहती, मेरा समाज बहुत आप सब लोगों से बहुत कम जातिवादी नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत कम जातिवादी, क्योंकि हम सब समदुखी हैं। तो उसके अंदर की जात को और पक्का बनाने का काम ये धार्मिक अधिष्ठान वाले कर रहे हैं, और ये बहुत बुरी बात है। ये जिनके साथ में हो रहा है उनको भी पता नहीं चल रहा है, ये उन्हीं को पता चलेगा जिनके साथ में बाबा साहब। आगे आप क्या बोलते हैं? मेरा सवाल, पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। तो मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे आपने बताया कि आपका एजुकेशन तो घर पे ही हुआ और आपने 18 साल के बाद में कम्युनिटी जुड़ी थी, बट मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है फ्रांस, तो उसको वो कम्युनिटी वाले लेके चले जाते हैं, तो क्या उनकी एजुकेशन, और अभी बहुत सारे राइट्स भी जानने लगे हैं सब लोग तो कम्युनिटी में भी, तो क्या उनको एजुकेशन हिजड़ों का नाम खामखा बर्बाद करके रखते हैं ये लोग। ये देखो, ये दिख रहा है क्या हाँ, इसमें बच्चा, हाँ, ये खुद उनके माँ बाप ने ला के दिया, हम लेने नहीं गए थे उसके पास। हाँ, तो बच्चे जैसे वहाँ पे आते हैं तो उनको एजुकेशन के लिए आप कुछ इनिशिएटिव तो स्कूल में जाते हैं। हमारी नासिक की एक गुरुजी है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी की कमाई उस बच्चे पे लगा दी, और वो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। वो कॉन्वेंट का क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो गूगल के एग्ज़ाम देता है बच्चा, और उसको हमने जेंडर स्पेसिफिक नहीं बढ़ाया, हम जेंडर न्यूट्रल बढ़ाते हैं बच्चों को। अभी ये बच्चे का नाम जब हम रख रहे थे, तब मेरी गुरु बोली कि उसको अभी तक तो अभी ऐसा नाम रखो कि जिसमें से जेंडर डिस्क्लोज नहीं होता, उसको बड़े होके जो सोचना है आगे वो बनने का। तो हम उनकी पढ़ाई के ख्याल रखते हैं। हमारे पास ज़्यादा बच्चे नहीं आते, बहुत कम। अब ये हमारे पास में पहला आया हुआ बच्चा है। मोस्ट ऑफ बच्चे अपने माँ बाप के पास में पढ़ते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं। 14-15 साल तक माँ बाप को भी पता नहीं चलता कि ये हिजड़े हैं। 14-15 साल के बाद में पता चलता है, तब वो उनको टॉर्चर करते, घर से भगाते। हाँ, फिर उसको नहीं भगाएंगे तो बहनों की शादी नहीं होगी, भाइयों को भी हिजड़ा समझा जाएगा, रिश्तेदार नाम रखेंगे, मार भी देते हैं। हाँ, मार भी देते। बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब मैं बोलती कि इस देश में बहुत सारे सुसाइड नोट ऐसे भी होंगे कि जिसमें लिखा नहीं कि मैं ऐसा हूँ इसलिए मर रहा हूँ, या फिर बहुत सारे डिवोर्स भी इसलिए नहीं होते कि दहेज। दूसरा पर्याय नहीं आपके पास, चैप्टर ही नहीं दूसरा। आप लैंगिक असमाधान के ऊपर अपने पति से डिवोर्स ले सकते हैं क्या, या फिर अपने बीवी से डिवोर्स ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। आपको एक का रीज़न बनाना पड़ता है। तो लोग पारिवारिक हिंसा, दहेज मांगा मुझसे, यही बताना पड़ता। तो शिक्षा का कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बच्चों को पढ़ाते, और कम्युनिटी में आने के बाद में भी बच्चे पढ़ते। बहुत सारे PhD कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। हमारी सारंग जो है कम्युनिटी में आने के बाद दिन भर भीख मांगती है और बाद में कॉलेज भी करती है। तो अभी उसका ये कंप्लीट हो गया, वुमेन स्टडी एंड जेंडर एजुकेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है।
अभी वो आगे नेदरलैंड की तैयारी कर रहे हैं, उसको उधर जाना है पढ़ने के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं। अभी मैं भाषण देते घूमती, मेरी गुरु मुझे नहीं टोकती है। और अभी हमारे घर में मैं अकेली हूँ जो ऐसे सब काम करती, बाकी के जो मेरे बराबर के हो तो सेटल हो गए लाइफ में। 2-4 चेले आ गए, उनके मस्त पे की 5-10 लाख रुपये बैंक में डाल दिए, आराम से सेट। हाँ, लेकिन एजुकेशन में काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे 14-15 साल के होते हैं ना, जब आपको बताया गया कि लड़की जवान होती है तो मासिक पीरियड्स आते हैं और उसके शरीर में ये बदलाव होता है और आपको ये क्या लेना पड़ता है, उसकी काळजी को क्या बोलेंगे, केयर लेना। हाँ, तो मर्दों को बताया जाता है कि अब आपको मूछें आएगी, आपको दाढ़ी आएगी, आपके बगल में बाल आएंगे, अब आपका शिस्त काम करने लगेगा, या फिर आपको लड़कियों को देख के अलग सी फीलिंग आएगी। उस वक्त उस जेंडर के टॉपिक्स में हमारे लिए कुछ नहीं होता है कि आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो वो अननेचुरल नहीं है, इसको एक्सेप्ट करो। मतलब मुझे जब फील हो रहा था ना, तो बहुत दिन तो मैं तो व्रत वैकल्य करना चालू कर दी। ये पाप है, मुझे कोई तो भी मतलब मैंने पिछले जन्म में कुछ तो भी पाप किया होगा, इसका मुझे ये फल मिल रहा है। तो फिर जाओ बाबाओं को, जाओ माताओं को, जाओ घुटनों के बल चढ़ो पहाड़। मैं 1 साल संन्यास भी रही, ये सब मोह माया छोड़ के जाना करने का और फिर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं, मोह माया वगैरह सबसे ज़्यादा भोगी तो वहाँ होते जहाँ पर योगी जोगी और मैंने खुद ने फील किए, तो वापस आ गए। मैंने बोला कि ऐसे भगवे में रह के सब भोगने से अच्छा है कलरफुल लाइफ जियो, हर तरह का कपड़ा पहनो, हर तरह के जिंदगी की मौज लो। और कोई सवाल? मेरा एक क्वेश्चन, मतलब जो ये गुरु बनाने की जो परंपरा है वो आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? हम बदलाव के मध्य पे हैं। जब एक बच्चा घर छोड़ता है तो उसके पास में यहाँ पर लीगल प्रोसेस से क्या स्कीम है जो उसको सपोर्ट करेगी, मुझे बताओ। नहीं है। हाँ? नहीं है। जब आपके खुद के माँ बाप आपको बगैर मतलब का है इसलिए नहीं संभाल रहे, बराबर, आप उसको उनको पेट्रियार्कल बेनिफिट नहीं दे रहे हो ना, आप शादी नहीं कर रहे हो, आप मर्दों जैसा नहीं चल रहे हो, और इसलिए आपको भगाएगा। बगैर बेनिफिट का जिन्होंने पैदा किया वो नहीं संभाल रहे, तो हिजड़े क्यों संभालेंगे वो बगैर बेनिफिट के? उन्होंने क्या ठेका ले रखा है सोशल वर्क का? उन्होंने तो MSW भी नहीं किया। मैंने किया है MSW में। ये पार्ट ऑफ जोक। इंजीनियर्स तो बहुत सारे जोक होते हैं, MSW पे 2-4 तो होने, मतलब बहुत हो सकते हैं। मतलब मैंने भी वो देखा है, मतलब वो हो ही सकते हैं। इंजीनियर्स पे तो इतने जोक होते हैं भयंकर। तो कोई इंजीनियर बोल देता तो मैं भी जरा सा पल्लू लगा के हंस लेती। तो इतने जोक होते, तो वो भी तो अपने मतलब जो माँ बाप अपनी इच्छा के लिए संभोग करते हैं। मुझे बताए कितने पेरेंट्स प्री प्लान कि आज हमें इसलिए एक साथ सोना है कि हमें अब बच्चा चाहिए, ऐसा प्री प्लान कब उन्होंने बेड रिलेशनशिप रखा है? नहीं, उन्होंने रिलेशनशिप रख लिया और उसमें बच्चा रह गया, वो प्री प्लान नहीं था। अभी रखने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और ये हमें बाद में इंटरेस्ट देगा, बराबर। ये बाद में डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, किसी की प्यारी बहू बनेगा और सोसाइटी में हमें रिस्पेक्ट देगा। कुछ ना कुछ तो भी उसके साथ में इमोशनल इंटरेस्ट चाहिए, हमें इकोनॉमिकल इंटरेस्ट चाहिए, बुढ़ापे की लाठी वाठी संवंश का हाँ ऐसा सब कुछ चाहिए। और इन सब को मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसमें का, तो फिर मुझे माँ बाप ने निकाल दिया क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं दे रही, तो बैंक डूब गई ना पूरी। क्या रखने का तो भगा दिया। तो फिर तब तो कोई मुझे रखेगा नहीं, तो हिजड़े इसलिए रखती कि वो बोलती कि ठीक है अपने जैसा है,
समदुखी है तो साथ में रखो। और फिर जब कोई माँ बाप का रिश्ता निभा रहा है तो वो माँ बाप की आस भी रखे। जब वो माँ बाप की तरह आपको बोल रहा है कि भैया ये सब जो बच्ची थी ये मेरा गुरु मांगता था पहले, उसके बाद में मैं मांगने लग गई, अब मेरे से होता नहीं, या फिर अब तू आ गई है तो ऐसा कर आधा इसमें से तू मांगते। आपको एक जगह दे रही कि आप इतना मांगना है आपको, और इसमें अगर कुछ होता है तुझे तो मुझे बुला, सिक्योरिटी। और फिर कमाई के बाद में आप जब भीख देते हो किसी को, हिजड़े को, अगर समझो मैं कहीं पर जाकर भीख मांग रही तो लोग मुझे दिशा बोल के थोड़ी ना भीख देंगे, हिजड़ा बोल के भीख देंगे। तो उस कमाई में हिजड़ों का भी हक है। तो फिर उसका कुछ स्पेसिफिक हिस्सा गुरु लेता है, वो उसका हक है, और उसी के ऊपर हम जी रहे, उसी चैन से जी रहे, लिंक। अभी सब गुरु बुरे होते क्या? तो आसान सा जवाब है, सास जो होती है घर में, सभी की सास बुरी होती क्या? नहीं, लेकिन पिक्चराइजेशन अपनी सोसाइटी ने इतना गंदा करके रखा है, सास मतलब पहले 2 गाली निकलती है, बराबर, और बहू मतलब दया। तो ये जो है गुरु के बारे में भी होता है, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, सबके गुरु बुरे नहीं होते, बहुत सारे गुरु बहुत अच्छा होते हैं। या मैं पूना गई थी और वहाँ से निराश होके वापस आई, थक गई थी मैं, क्योंकि पूना में बहुत खर्चा हो रहा था, मेरे पास पैसा नहीं, भूखी। एक दिन तो 11 बजे मेरे किसी दोस्त को फ़ोन किया और सिर्फ रोई मैं, और उसने समझ लिया कि क्या है। तो आते टाइम उसने मुझे 12:30 तक टिफ़िन लाया मुझे खाने के लिए, और फिर मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं रहने, मैं खाने के लिए मोहताज हो गई। मैं घर पे आई, 2 दिन हुए, मेरे गुरु ने कुछ नहीं पूछा, 3 दिन हुए कुछ नहीं बोला, चौथे दिन मुझे बुलाया, जाना नहीं पुनः? मैंने कहा कि नहीं, सोच रही हूँ कि वापस ही। उठी, कपाट खोला, उसमें से 5000 निकाले, मेरे हाथ में दे, वापस नहीं आना बोले, कुछ तो भी नाम कमाओ फिर वापस आओ, जाओ, फिर वापस दो। तो ऐसे भी गुरु हैं। तो भैया विदाउट गिव एंड टेक कुछ नहीं चलता, नो बडी रिलेशन इन लाइफ विदाउट गिव एंड टेक। बिल्कुल, हम आपके यही जज्बे को सलाम करते हैं। और जैसे कि जो आपने हिजरे का मतलब बताया है, तो अगर वो मतलब का यही मीनिंग है कि अलग राह चुन लेने वाला, तो इस हिसाब से मुझे लगता है हम सब हिजड़ा ही है। हम सभी ने एक राह चुनना चाहिए समाज को बदलने के लिए। अगर उसको हिजड़ा कहा जाता है तो बिल्कुल हम सब हिजड़ा हैं। और इसी चलते मैं आप जो काम कर रही है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो हम बापसा की तरफ से आपको एक सम्मान करते हुए मैं अशरफ को बुलाना चाहूँगी। एक सतरंगी सलाम पेश करता हुआ और एक जय भीम पेश करता हुआ आपको सम्मान। और मैं प्रतिमा को बुलाना चाहूँगी, एक बुद्ध की छोटी सी हम आपके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे बीच में बहुत बड़ी तफावत दरी या फिर नदी थी, और उसके ऊपर का ब्रिज बाबा साहब। थैंक यू। सुरंजन वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपनी बात रखिए। अब मैं खड़ी रहूंगी, आप मैं बैठूंगी तो मेरा फिर से ब्लड सर्कुलेशन बैठ जाएगा। चेयर आगे नहीं चेयर आगे करना नहीं
खड़े हो जाओ। सबसे पहले मैं बादशाह समिति की तरफ से विशाल वेलकम करता हूँ जो इन्होंने हमारे इन्विटेशन सुरंजन आवाज कम आ रही है। जोर से बोलो। अरे प्लीज यार मैं नहीं सुन रहा, अब मैं बोलूँगा सुन जाइए। सबसे पहले मैं बादशाह समिति की तरफ से दिशा मैम को थैंक्स बोलता हूँ कि ये हमारे इन्विटेशन को स्वीकार किया। और जैसा कि आप जानते हैं आज के हमारे प्रमुख प्रवक्ता थे कार्यक्रम के दिशा प्रिंसी मैम, इन्होंने आए और हम सबको इतनी बेहतरीन बातें बताई जो पहले से हम नहीं जानते थे हिजड़ा कम्युनिटी के बारे में। इन्होंने बताया, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताया। इसके लिए बादशाह सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है जो आप हमारे कार्यक्रम को स्वीकार किया। दूसरी तरफ मैं परवीन सुतारिया सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए और हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सर भी आए हमारे इस कार्यक्रम में, ये पहली बार आए और सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। बादशाह सिंह जी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। दूसरी बात, मैं अपने बादशाह सिंह जी के हर एक मेंबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके कॉन्फिडेंस को सलाम करना चाहते हैं। इस तरह का इन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और आगे भी हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो। हमारे CUG के अलग अलग सेंटर से आए हुए प्रोफेसर हमारे मैडम दिख रहे हैं, यहाँ पे आए हैं। ये भी यहाँ पे आए। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैडम आप भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में शरीक हुए। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और CUG के हर एक मेंबर हमारे जो भी यूनिवर्सिटी से छात्र आए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो अपना बहुत मूल्य कीमती समय यहाँ पे आकर